एक पिक्चर भी मुझे मिल गई ना तो मैं आपका मोबाइल हैक कर सकता हूँ। कैसे? ये तो खेल है सारा। एक्चुअली हम सब हैक हो चुके हैं मल्टीपल टाइम्स। हैकर विल नेवर हैक योर डिवाइसेस टू रीच टू यू। हैकर विल ऑलवेज हैक यू टू रीच टू योर डिवाइस। 2 साल के बाद या शायद 1 ही साल के बाद आपके घर की अचानक घंटी बजे और एक भाई साहब आके बोले ये दवाई खा लीजिए, शाम को आपको हार्ट अटैक आने वाला है, तो खा लेना, क्योंकि फेसबुक को पता है। अच्छा, पहले मैं आपको बताऊं कि पासवर्ड कॉम्प्लेक्स करने से कुछ नहीं होगा। होता है *62* मोबाइल नंबर हैश या *401* मोबाइल नंबर या *21* मोबाइल नंबर हैश। ये जो कोड है ये आपके कॉल्स को कंडीशनली दूसरे नंबर पर फॉरवर्ड कर देता है। मतलब आपको कोई कॉल आएगा और आप बिजी हैं, आप नहीं उठा रहे हैं, तो वो कॉल आने वाले को चला जाएगा। अविनाश जी, आप गूगल करना टॉप 10 हैकर्स ऑफ द वर्ल्ड। इन सब ने अपना बेस्ट हैक जब किया ये 15 या 16 साल के थे। कई सारी कंपनीज रैंसमवेयर अटैक, फेक रैंसमवेयर अटैक प्लान करती है। वेबसाइट है thispersondoesnotexist.com। ओके, उस पर जाएं आप, तो आपको हर सेकंड एक नया ह्यूमन फेस मिलेगा। आप रिफ्रेश करते रहें, वो पेज फेस बनाते हैं जो इस दुनिया में है ही नहीं। मुझे एक मिनिस्टर का फ़ोन आया कि उनके खिलाफ एक लेटर वायरल हो रहा है जिसमें 15-20 करप्शन के चार्जेस हैं। तो बोले लेकिन ये कोई कॉन्स्पिरेसी है, फेक चार्जेस हैं, क्या हम पता कर सकते हैं कौन है इसके पीछे? बोले मर गए। बोले हमने जिसको अरेस्ट किया उसका मोबाइल भी फॉर्मेटेड है, उसका लैपटॉप भी फॉर्मेटेड है। ड्राइवर को 9 बजे से पहले एक पुलिस वाले की व्हाट्सएप पर कॉल आई थी, तो चेन खुल गई। आपका व्हाट्सएप 2 फैक्टर ऑथेंटिकेटेड है? जी है? हाँ। नहीं है। मतलब अमित जी, वेलकम टू द पिंकुला पॉडकास्ट। थैंक यू सो मच। आप साइबर इन्वेस्टिगेशंस करते हैं, आप एक एक्सपर्ट है इस फील्ड में, इतने सारे साइबर क्राइम्स आपने सॉल्व किए हैं, तो आई एम श्योर ये पॉडकास्ट बहुत थ्रिलिंग होगा। बिल्कुल, कहानियाँ तो बहुत सुनने को मिलेंगी जी। और कहानियों से मैं हमेशा मानता हूँ कि कहानियों से चीज़ें बेहतर समझ आती है, तो वहीं से शुरुआत करते हैं कि हमारा ऑडियंस कहानी से बहुत जल्दी रिलेट भी कर लेता है। तो कुछ ऐसा केस बताइए जो आपके पास आया, आपको लगा अनसॉल्वेबल था, पर आपने किया सॉल्व। देखिए, ऐसे बहुत सारे केसेस नॉर्मली जब केस आता है, और इस दुनिया में कॉम्प्लेक्सिटीज़ डे टू डे बढ़ती जा रही हैं, तो प्राइमा फेसी तो ये लगता है कि नहीं सॉल्व होगा। वो तो आप इवेंचुअली, मैं हमेशा कहता हूँ कि कुछ ऊपर से कनेक्शन होता है कि कुछ ब्रेक थ्रू मिल जाता है। तो मैं उस समय बाहर था, डेनमार्क में था, और मुझे एक मिनिस्टर का फ़ोन आया। मैं नाम जगह रिवील नहीं करूँगा क्योंकि ये केस अभी भी सब जुडिस है। ओह अच्छा, पर आप देखेंगे तो आपको पता लग जाएगा। जाने माने इंसान है। हाँ, सब जानते हैं, सब कुछ है जी। तो कि उनके खिलाफ एक लेटर वायरल हो रहा है जिसमें 15-20 करप्शन के चार्जेस हैं और उनके ऊपर प्रेशर है कि वो रिज़ाइन कर दें। तो बोले लेकिन ये कोई कॉन्स्पिरेसी है, फेक चार्जेस हैं, क्या हम पता कर सकते हैं कौन है इसके पीछे? तो मैंने कहा सर मैं तो बाहर हूँ, मेरे पास डेटा एक्सेस लिमिटेड है, तो मैं ज़्यादा कुछ कर नहीं पाऊँगा। बोले नहीं आप प्लीज़ पता करो, एंड वी हैव हार्डली 24 to 48 आवर्स, क्योंकि उसके बाद तो कॉल लेनी पड़ेगा। जी। तो इतना प्रेशर था, तो मैंने कहा ठीक है। तो मैं एक टूल होता है सेंटिमेंट एनालिसिस टूल, जिसके थ्रू आप ये पता कर सकते हैं कि किसी के खिलाफ कौन कौन लिख रहा है। तो मैंने फेसबुक एनालिसिस करना शुरू किया और पता पड़ा कि 1 महीने से लगातार कोई उनके खिलाफ लिख रहा है, मीम्स डाल रहा है, अब्यूजिव पोस्ट आ रही हैं, और कई सारे लोग जो उसको लाइक कमेंट शेयर कर रहे हैं। जब मैंने उनको स्टडी करना शुरू किया तो पता पड़ा कि उनमें से काफ़ी सारे लोग इन्हीं की पार्टी के। अच्छा। तो मैंने कॉल किया, मैंने कहा सर आप ही के पार्टी के लोग तो प्रमोट कर रहे हैं। तो बोले हाँ मुझे पता है, कॉन्स्पिरेसी ढूंढो कौन है इसके पीछे। तो मैंने सिर्फ जो लोग इन्हीं के पार्टी के थे और उसको प्रमोट कर रहे थे उनको उनके प्रोफाइल कॉपी करना शुरू किया और एक एक्सेल फाइल में डंप करता चला गया। करता गया तो मुझे करीब 530-527 प्रोफाइल मिल गए। अब मैंने उनको एनालिसिस करना शुरू किया। तो कोई भी कॉन्स्पिरेसी ना किसी जगह से होती है, रैंडम नहीं हो सकती। यदि मुझे आपके खिलाफ कॉन्स्पिरेसी करनी है तो मैं एक जगह पर कुछ ट्रस्टवर्दी लोगों को इकट्ठा करूंगा, वी विल प्लान, एंड जब एक बार स्टार्ट हो जाएगी तो अदर्स वुड ज्वाइन। जी। पर वो जगह किसी भी इन्वेस्टिगेशन में बहुत ज़रूरी होती है पता करना कि कहाँ से खेल शुरू हुआ। तो जब वो 530-27 प्रोफाइल को मैंने एनालाइज किया, लोकेशन एनालिसिस, तो पता पड़ा उसमें से 145 प्रोफाइल एक ही जगह के। तो जगह का नाम भी मैं बदल देता हूँ, धर्मपुर है मान लीजिए। अच्छा। अब पूछा उनसे, मिनिस्टर साहब से, आप वहाँ कब गए थे? तो बोले 1 महीने पहले गया था। मैंने कुछ हुआ हो, कोई असंतुष्ट रहा हो, कुछ न्यूज़ में ऐसी चीज़ आई? बोले नहीं, मैंने पूरा न्यूज़ देख डाला तो कुछ ऐसा नहीं था। तो हमने अब 145 प्रोफाइल में ये देखना शुरू किया कि इसमें मतलब लीडर कौन है, सबसे ज़्यादा सीनियर मोस्ट लीडर, या जिनके 5 लाख 4 लाख फॉलोअर हैं, हज़ारों में दोस्त हैं, ऐसे वाला। तो ऐसे 17 प्रोफाइल निकल के आ गए।
फिर 17 प्रोफाइल्स में देखा कि ऐसे कितने हैं जो पार्टी में पोजीशन ले चुके हैं, गवर्नमेंट में पोजीशन ले चुके हैं, ऐसे मिनिस्टर रहे हों या प्रेसिडेंट वाइस प्रेसिडेंट सेक्रेटरी हो, तो ऐसे 3 प्रोफाइल निकले। अब जाहिर सी बात है तीनों बहुत ही प्रोमिनेंट लोग थे, तो मैंने एसपी साहब को भेज दिया। मैंने कहा साहब इनका कुछ लेना देना हो सकता है। बोले पागल हो, इनका नाम लेंगे? तो मैंने कहा सर डेटा तो यही कह रहा है। बोले आर यू श्योर? मैंने कहा मैं श्योर व्योर नहीं हूँ, क्योंकि कई बार बड़े बड़े लीडर्स के जो सोशल मीडिया उनके कार्यकर्ता चलाते हैं, तो हो सकता है उन्होंने लाइक कर दिया और उसकी वजह से डेटा में आ गया। तो उनके ऊपर काफ़ी प्रेशर था, तो अगले दिन उन्होंने उसमें से एक को अरेस्ट कर लिया और कुछ ह्यूमन इंटेल मिला होगा। अगर सुबह जब मैं सो के उठा तो 22 मिस्ड कॉल मेरे पास। मैंने कॉल बैक किया, मैंने सर क्या हो गया? बोले मर गए। बोले हमने जिसको अरेस्ट किया उसका मोबाइल भी फॉर्मेटेड है, उसका लैपटॉप भी फॉर्मेटेड है। हमें लगा था जब अरेस्ट करेंगे उसमें कुछ डेटा मिल जाएगा तो एविडेंस होगा, अब एविडेंस है ही नहीं हमारे पास। और इतना सीनियर आदमी अरेस्ट कर लिया, हम तो मर गए। तो मैंने कहा सर यदि लैपटॉप और मोबाइल दोनों फॉर्मेटेड है तो इससे 2 चीज़ें प्रूफ होती हैं। पहला, आपके डिपार्टमेंट से किसी ने इनको बता दिया था कि ये आज अरेस्ट होने वाले, ऐसे तो फॉर्मेट होगा नहीं। और यदि लैपटॉप भी फॉर्मेटेड है तो इसका मतलब है कि इनका लेना देना कुछ तो है इस केस से, अदरवाइज सब डिवाइसेस फॉर्मेट करके बैठे क्यों जी। तो अब क्या करें? मैंने कहा सर मैं आ रहा हूँ वापस और लेट मी हैंडल इट, बिकॉज प्रूफ तो हम कर लेंगे लेकिन अब चीज़ लीक नहीं होनी चाहिए जी। ठीक, तो मैं गया, उन्होंने मुझे चॉपर पर भेजा, मैं उधर पहुँचा। सबसे पहले मैंने डिलीटेड डेटा रिकवर किया। बहुत सारे टूल आते हैं, मैं आपको चाहो तो भेज दूंगा, तो आप ऑडियंस को दिखा भी सकते हैं, जिनसे आप मोबाइल का या लैपटॉप का डिलीटेड कंटेंट रिकवर कर सकते हैं। तो जब डिलीटेड डेटा रिकवर हुआ तो वो फाइल मिल गई जिसमें करप्शन के चार्जेस थे, पर हैविंग दैट फाइल इन योर डिवाइस इज नॉट ए सफिशिएंट प्रूफ। आप कह सकते हो मुझे आई थी, मैंने डिलीट कर दी, मैंने थोड़ा वायरल किया जी। हमें क्या प्रूफ करना है कि इन्होंने क्रिएट किया और इन्होंने वायरल किया। अभी देखिए कैसे प्रूफ होता है। तो अगला हमने इनका CDR एनालिसिस किया। CDR आप समझते हैं? नहीं। कॉल डेटा रिकॉर्ड्स। ओके, आप किसको कॉल लगाया, कहाँ से लगाया, कहाँ आपकी लोकेशन थी, कितनी दूर की कॉल थी, ये सारे डिटेल्स होता है, इसको CDR बोलते हैं। ये आप ऑपरेटर से मांग लेते हैं, पर इसमें नॉर्मल कॉल की डिटेल आएंगे, व्हाट्सएप कॉल के नहीं। तो जब CDR में आजकल डिटेल्स वैसे भी कम आते हैं क्योंकि लोग नॉर्मल कॉल कम लगाते हैं, व्हाट्सएप और फेस टाइम ज़्यादा करते हैं। तो हमने जब CDR देखा तो उसमें वैसे भी संभावना कॉल तो कोई करके बताएगा नहीं और व्हाट्सएप कॉल करके बताएगा, उसमें OTPs मिल जाते हैं। तो जब OTPs देखे तो सुबह 11 बजे का OTP मिल गया व्हाट्सएप का, जब दोपहर में 3 बजे अरेस्ट हुए थे। सुबह 11 बजे OTP आने का क्या मतलब है कि इनको 11 से पहले किसी ने बता दिया था कि आज अरेस्ट होने वाला है। तो इन्होंने मोबाइल फॉर्मेट किया, बैकअप से डेटा डिलीट किया, व्हाट्सएप दोबारा इंस्टॉल किया, दोबारा कॉन्फ़िगर करेंगे तो OTP आएगा। तो इसलिए 11 बजे सुबह का जो व्हाट्सएप का OTP ये बता रहा है कि 11 से पहले फ़ोन फॉर्मेट हो चुका था और इससे पहले इन्हें पता था। तो फिर किसी ने बताया होगा तो 10 बजे बताया होगा, 9 बजे बताया होगा, 8 बजे बताया होगा, 7 बजे बताया होगा। यदि एक दिन पहले बताया होता तो फ़ोन उसी समय फॉर्मेट हो जाता। करेक्ट। तो मुझे एक विंडो मिल गई 7 से 11 की, कि 7 से 11 में इनको अब बताया कैसे होगा, व्हाट्सएप कॉल से बताया होगा। इनका व्हाट्सएप फॉर्मेटेड है, पर चांसेस है कि जिसने बताया हो उसने फॉर्मेट ना किया हो, उसको ना पता कि हम उस तक भी पहुंच जाएंगे। तो अगला तरीका होता है IPDR एनालिसिस। IPDR क्या होता है? इंटरनेट प्रोटोकॉल्स डिटेल्स रिकॉर्ड। आप इंटरनेट पर जो कुछ करते हो उसका रिकॉर्ड भी ऑपरेटर मेंटेन करता है कि आपने कौन सी वेबसाइट देखी, कितनी देर, सब रिकॉर्ड बनता है। ऑपरेटर मतलब जो हमारा नेटवर्क होता है, वो एयरटेल, वोडाफोन, रिलायंस, BSNL, जो भी आपका ऑपरेटर होगा उनके पास आपके जैसे CDR डिटेल्स हैं, ऐसी IPDR डिटेल्स होते हैं। तो आजकल जो केस सॉल्व होते हैं वो IPDR एनालिसिस से होते हैं। CDR में तो खेल कम खेला जाता है, पहले होते थे। पहले आपने देखा होगा जो क्राइम शोज आते हैं उसमें CDR एनालिसिस हर जगह, ये देख लिया, पैटर्न निकाल लिया, वो कर लिया। लेकिन अब खेल हो गया IPDR का, क्योंकि आप इंटरनेट पे तो कनेक्टेड हो गई। अच्छा, खास बात यह है कि बिना अपनी लोकेशन दिए आप इंटरनेट एक्सेस कर ही नहीं सकते। आप चाहो कि लोकेशन बंद कर दो, ये कर दो, कुछ नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि द मोमेंट यू आर कनेक्टेड टू सम सर्वर, द वेरी फर्स्ट थिंग गोज आउट फ्रॉम योर डिवाइस इज योर IP एड्रेस, इवन इफ माय लोकेशन इज शट ऑफ। या डजंट मैटर। अच्छा, आप जैसे ही अपने मोबाइल से किसी भी सर्वर को कनेक्ट करोगे, चाहे ऐप के थ्रू, वेबसाइट के थ्रू, बेसिकली ऐप के थ्रू, तो जो पहली चीज आपकी डिवाइस से बाहर जाएगी वो क्या? वो आपका IP एड्रेस होगा जी। आपका IP ही तो लोकेशन है जी। उसके बाद तो मैं आपको ट्रेस कर ही लूंगा। तो ये दिमाग में बैठा रहा हूँ लोगों की, आप सोचते हो कि साहब मैं लोकेशन ऑफ कर दूंगा, ये कर दूंगा, उससे कुछ नहीं होना। तो जब IPDR एनालिसिस किया तो IPDR 7 से 11 के लिए। अच्छा, ये क्यों ज़रूरी होता है IPDR कम ड्यूरेशन का? क्योंकि दिन भर का यदि मैं IPDR निकालूंगा तो 15,000 से 20,000 रिकॉर्ड निकलता है। अच्छा, और उसमें फिर एनालिसिस बड़ा मुश्किल हो जाता है। तो जितना छोटा ड्यूरेशन होगा, जो आपका विंडो ऑफ इंटरेस्ट है वो छोटा होना चाहिए। तो जब 7 से 11 का मिल गया तो सुबह वैसे भी डिटेल्स कम होते हैं एक्टिविटीज़ के, उसमें 9 से 9:05 पे 2 व्हाट्सएप ऑडियो कॉल दिख गए मुझे।
तो उसमें ये पता पड़ जाता है कि आपको ऑडियो कॉल आई या गई, पर ये नहीं पता पड़ता कि किससे हुई। अच्छा। करेक्ट, व्हाट्सएप पे ऑडियो कॉल हुई है ये पता पड़ गया, इसका मतलब है 9 बजे इनको बताया गया था और ये 2 कॉल आई। फिर देखा कि इनके नेटवर्क में क्लोज लोग कौन कौन है, जिनसे दिन में 4-5 बार बात करते हैं। वाइफ हो सकते हैं, बच्चे हो सकते हैं, सेक्रेटरी हो सकता है, कुक हो सकता है, ड्राइवर हो सकता है, कार्यकर्ता हो सकता है। तो ऐसे 12 लोग आइडेंटिफाई किए। कुछ ह्यूमन इंटेलिजेंस इसमें इन्वॉल्व होता है कि यार ये क्लोजेस्ट लोग। उन 12 लोगों के हमने IPDR निकलवाए 7 से 11 के उस दिन के, और देखा उनमें से किसी ने व्हाट्सएप पे ऑडियो कॉल लगाई 9 से 9:05 पे जी, तो एक ने लगाई थी। बाप रे। वो इनका ड्राइवर था, और ड्राइवर को 9 बजे से पहले एक पुलिस वाले की व्हाट्सएप पे कॉल आई थी, तो चेन खुल गई। क्रेजी। अब आप देखिए, यदि आपके फ़ोन में मेरा नंबर सेव्ड है और मेरे फ़ोन में आपका नंबर सेव्ड है, और मेरे IPDR में 2 से 2:05 पे व्हाट्सएप कॉल है, और आपके IPDR में भी 2 से 2:05 व्हाट्सएप ऑडियो कॉल, इसका मतलब हम दोनों ने व्हाट्सएप पे बात की है। तो जो लोग ये सोचते हैं कि व्हाट्सएप का कॉल डिटेल नहीं निकलता या व्हाट्सएप तो बहुत एक्सक्लूसिव है, ऐसे निकल आता। मैं आपको तरीके बता रहा हूँ जी। अब आप किसी भी एप्लीकेशन पे एक्टिविटी करेंगे, मैं ढूंढ लूंगा कि आपने, अब लोग नहीं साहब व्हाट्सएप में ज़ेंगी पे बात करते हैं, डिस्कॉर्ड पे बात करते हैं, और बहुत सारी चैट आप आ गई जो एनोनिमिटी दे देती, कर लो, सबसे खोल के निकालो लोग। तो ये चीज़ नॉर्मली मैं क्रिमिनल को चैलेंज करता हूँ कि जब लोग VPN यूज़ कर रहे होते हैं या प्रॉक्सीज यूज़ कर रहे होते हैं और कोई भी एनोनिमिटी वाला टूल यूज़ कर रहे होते हैं, उनको ध्यान रखना होगा कि जैसे आप भीड़ से अलग होते हो, आप तक पहुंचना आसान हो जाता है। तो मतलब आज ऐसा कुछ डेटा प्रिवेसी जैसा कुछ है नहीं। अच्छा, इस केस में ड्राइवर के फ़ोन में मुझे सारे एविडेंस मिल गए। हाँ, क्योंकि मिनिस्टर साहब जो अरेस्ट हुए थे, उन्होंने ड्राइवर को 1 महीने से लगातार डायरेक्शन वाले मैसेज भेजे थे। हाँ, कि इसको वायरल कर दो, ये वाले चार्ज भी लगा दो, इस ग्रुप में भी डालो, इसको भी इन्वॉल्व कर लो, इस तरह के, और जो इंटरनल इन्फॉर्मेशन वो लीक कर रहे थे, वो सारे मैसेज वहाँ थे। तीनों अरेस्ट हो गए, तीनों पे केस हो गया। तो केस इट वाज सो ब्लाइंड, वी वर एबल टू सॉल्व इट बिकॉज ऑफ डेटा एनालिसिस। ये खेल सारा डेटा के ही अराउंड है। अब आती है, आपने बात की प्राइवेसी की, तो हमेशा मैं एक चीज़ कहता हूँ कि आप कोई भी एप्लीकेशन इस्तेमाल करते हैं, वो आपका डेटा ले रही होती है, तो हमें पता ही है। कभी आपने देखा क्या डेटा ले रही है? कभी नहीं देखा। नहीं, एक बार जरूर देखना और एक ग्राफिक्स पे दिखाना। आप जाइए प्ले स्टोर में, वहाँ पे सर्च कीजिए फेसबुक, इंस्टाग्राम, जो भी ऐप है। फेसबुक इसलिए बता रहा हूँ कि सबके फ़ोन में फेसबुक है, एंड आई एम नॉट अगेंस्ट फेसबुक और इंस्टाग्राम, पर आपको जानने का हक है कि वो डेटा ले क्या रहे हैं। तो प्ले स्टोर पर सर्च करेंगे तो 10 बिलियन डाउनलोड दिखेंगे उसके। 10 बिलियन डाउनलोड इटसेल्फ सेज समथिंग कि काफ़ी सारे डाउनलोड फेक हो सकते हैं, कि लोग ही 8 बिलियन है और 4 बिलियन के पास इंटरनेट फेसबुक के। अब आप आगे क्लिक करेंगे तो एक ऑप्शन दिखाई देगा ग्रीन कलर में, सी डिटेल्स करके आएगा। वो सी डिटेल्स पर क्लिक करेंगे तो एक डेटा वाले पेज पे जाएंगे, डेटा जहाँ कितना डेटा कोई एप्लीकेशन लेती है वो बताता है, और डेटा कलेक्टेड वाले सेक्शन में जाके आप स्क्रॉल करना शुरू करेंगे तो आपको सबसे पहले आएगा कि भाई वो आपको हर सेकंड की तो लोकेशन लेता है वो, सो चाहे GPS है, सेल ID है, IP एड्रेस है, सब उसके पास जा रहा है। फिर आएगा कि आपके हेल्थ रिकॉर्ड लेता है कि आप कितना सीढ़ियाँ चढ़ते हो, कितना वॉक करते हो, कितना रन करते हो, एंड बेस्ड ऑन एज वो आपके फिटनेस को भी समझता है कि क्या है आपकी फिटनेस। 2 साल के बाद या शायद 1 ही साल के बाद आपके घर की अचानक घंटी बजे और एक भाई साहब आके बोले ये दवाई खा लीजिए, शाम को आपको हार्ट अटैक आने वाला है, तो खा लेना, क्योंकि फेसबुक को पता है। अच्छा। उसके बाद वो आपके फाइनेंशियल रिकॉर्ड सारे लेता है कि कहाँ आपने पेमेंट किया, क्या पेमेंट किया, कितना पेमेंट किया, उस समय आपकी लोकेशन क्या थी, आपने कैश विड्रॉल किया तो कब किया, कैश विड्रॉल करके आप कुछ लीगल इलीगल करने गए कहीं, सब पता है उसको। और ये कंसेंट हम दे चुके हैं। और नीचे जाइए तो नेम है, ईमेल एड्रेस, आधार, जो आपका फिजिकल एड्रेस है आपका। अभी मैंने लोकेशन ऊपर बता दी। हाँ। यहाँ है एड्रेस, ये जो एड्रेस है ये आपका एग्जैक्ट एड्रेस है जहाँ आप रहते हैं। अब एड्रेस और लोकेशन में देखिए अंतर क्या है। आप एक बिल्डिंग में रहते हैं, 14th फ्लोर पर रहते हैं या 17th फ्लोर पर रहते हैं, एग्जैक्टली फेसबुक को पता है, और 14th फ्लोर में किस ब्लॉक में रहते हैं। पर ये कैसे पता? क्योंकि लोकेशन तो एक ही है बिल्डिंग की। हाँ। अब यही सोचिए, आपने कभी दी तो है नहीं लोग एड्रेस, कभी दिया था? नहीं, बिल्कुल नहीं। आपने बाकी डिटेल दिए थे कभी? हेल्थ रिकॉर्ड दिए हैं, फाइनेंशियल डेटा दिया है आपने। अभी मैं आगे आ रहा हूँ, फिर आगे आएगा आपकी पॉलिटिकल आइडियोलॉजी, उसको पता, उसमें लिखा है कि मुझे पता है कि आपने किसको वोट दिया लास्ट टाइम, आई नो योर पॉलिटिकल आइडियोलॉजी। हाँ। अभी आते हैं उस पर। उसके आगे पता है कि आई नो योर रिलीजियस आइडियोलॉजी, आप रिलीजन के प्रति कितना सॉफ्ट हार्ट लिबरल है। आपका सेक्सुअल ओरिएंटेशन मुझे पता है कि आप LGBTQ+ कम्युनिटी के प्रति क्या इंटेंट है। आप स्क्रॉल करते हो, जो आपके कॉन्टेक्ट्स, आपकी सारी फाइल्स, आपकी सारी आवाज़ें सुनता है, आपकी रिकॉर्डिंग सारी उसके पास हैं, आपके वॉइस नोट्स उसके पास हैं,
मतलब जो एक्सेस दे रखा है हमने इस लेवल का है, आप स्क्रॉल करते हैं। अभी तो मैं बहुत ही कम बता रहा हूँ, हाँ। जस्ट कीप ऑन डूइंग इट। ये जानना इसलिए जरूरी है क्योंकि लोग सुनते तो रहते हैं कि हाँ भाई लेता है, एक बार देखें ये उन्हीं ने लिखा है, इस पे कई सारी रिसर्च हुई ये जानने के लिए कि ये पता कैसे करते हैं, ये पता कैसे करते हैं कि आपकी पॉलिटिकल आइडियोलॉजी क्या है या रिलीजियस आइडियोलॉजी क्या है या आपका बाकी जो डेटा था। तो कई सारे पैरामीटर सामने आए। आपको याद होगा एक कंपनी थी कैम्ब्रिज एनालिटिका करके, याद है आपको? जी। यूके की एक कंपनी थी और वो इलेक्शन मैनिपुलेट करते थे। तो कैसे करते थे? फेसबुक का डेटा लेकर कंटेंट इस तरह से पुश किया जाता था लोगों को कि वो उनकी पॉलिटिकल आइडियोलॉजी बदल दी जाए, क्लस्टरिंग करके कि इन लोगों की ये है, अब इनका हम गारंटी के संग बदलते थे वो। एंड दे क्लेम कि उन्होंने बहुत सारे इलेक्शन इन्फ्लुएंस किए। लास्ट यूएस इलेक्शन जिसमें ट्रम्प जीता था वो इन्फ्लुएंस किया, जो बिहार इलेक्शन था लास्ट वो इन्फ्लुएंस किया, बहुत सारे ऐसे इलेक्शन। अब उसके बाद उस कंपनी पे केस हो गया, वो कंपनी बंद हो गई। फेसबुक पर भी केस हुआ, फेसबुक को भी कुछ पेनल्टी लगी जी। फेसबुक से कहा गया कि भैया जो भी डेटा ले रहे हैं आप लेते रहिए पर बता दीजिए लोगों को। लेकिन लोगों को अभी भी पता नहीं है जी। इसलिए मैं बता रहा हूँ कि ना सिर्फ फेसबुक, कोई भी ऐप इंस्टॉल करेंगे वो डेटा तो लेंगे। डेटा कैसे उसके बाद एक्सट्रापोलेट होता है, ये मैजिक है। मुझे आपकी लोकेशन का पैटर्न पता पड़ जाए अकेले तो मैं आपकी चरित्र चित्र निकाल सकता हूँ, बहुत कुछ निकाल सकता हूँ उसका। मुझे आपकी आवाज़ें सुनने को मिल जाए तो भी मैं बहुत कुछ पता कर सकता हूँ। अब आप किसके से ज़्यादा फ्रीक्वेंटली बात करते हैं, आप किसके ज़्यादा क्लोज हैं, क्लस्टर क्या है आपका, उसके बाद आपकी आवाज़ें तो सुन ही रहा है, उसके बाद उनकी यदि पॉलिटिकल आइडियोलॉजी किसी की रिवील्ड है तो वो मैप होना शुरू हो जाती है आपकी पॉलिटिकल आइडियोलॉजी पर। ऐसे बहुत सारे पैरामीटर्स होते हैं जो एआई के थ्रू वो चीज़ें भी बता देता है जो शायद आपने सीधे सीधे नहीं बताई। अच्छा। तो जब हम एआई का इस्तेमाल करते हैं तो किसी भी डेटा एनालिसिस में एआई 4 क्वाड्रेंट में इस्तेमाल होता है। हम कहते हैं कि नोन वेरिएबल निकालना, मतलब इस डेटा में मुझे पता है, जैसे मैं सीडीआर एनालिसिस कर रहा हूँ या आईपीडीआर एनालिसिस कर रहा हूँ, तो आईपीडीआर एनालिसिस से मैं क्या निकाल सकता हूँ कि इसने कितने व्हाट्सएप कॉल किए, कितने फेस टाइम पर गया, कौन कौन सी वेबसाइट, ई कॉमर्स वेबसाइट एक्सेस की हैं, ये सारी डिटेल निकालूंगा। लेकिन ये चेता तो मुझे पता था कि इसमें होगा, नॉन वेरिएबल है। अब इसी के थ्रू मैं नॉन अननोन वेरिएबल निकालूंगा, ऐसी चीजें जो मुझे पता नहीं है पर यहाँ इस डेटा से निकल के आ जाएंगे कि ये बंदा जब ये वाली कॉल करता है तो नॉर्मली यहाँ रहता है और इस वजह से ये बंदा इस तरह के क्राइम में इन्वॉल्व हो सकता है, तो ये इस तरह के पैटर्न निकलना शुरू होता है। फिर आते हैं अननोन नॉन वेरिएबल निकालना कि मुझे पता ही नहीं है लेकिन मुझे पता है कि इस डेटा, यदि ये डेटा एनालिसिस करेगा तो वो रिसर्च हो सकती है, जैसे कि मैं एक ड्रग डिस्कवरी करना चाहता हूँ, तो वो होते हैं अननोन नॉन वेरिएबल निकालना कि आई नो द आउटकम बट आई नो द सोर्स डेटा कि ये कैंसर की दवाई निकलेगी क्या है इससे। तो आपने देखा बहुत सारी रिसर्च ऐसी कर रही। चौथा जो क्वाड्रेंट होता है वो होता अननोन चीजें ढूंढना, मतलब मुझे नहीं पता कि डेटा सोर्स के अंदर ये चीज हो सकती है। हाँ। मुझे नहीं पता कि क्या प्रिडिक्ट हो सकता है, इज समथिंग लाइक प्रिडिक्टिंग गॉड। ये एआई का कर्व है जो इवेंचुअली वहां जाएगा जी। एआई का जो मूल सोर्स है इंटेलेक्ट का वो है क्या? डेटा, बिकॉज वी ऑल आर द प्रोडक्ट ऑफ द डेटा। हम सब डेटा का ही प्रोडक्ट है। अविनाश का जन्म यहाँ की बजाय रोमानिया हो जाता तो अविनाश कुछ और हो जाता जी। कोई दूसरा खाना खा रहा होता, कोई दूसरे कपड़े पहन रहा होता और जिंदगी भर बोलता है मैं प्राउड रोमानियन। 50 साल के बाद कोई बोलता भाई साहब आप तो इंडिया में फलानी जगह पैदा हुए थे, तो आप कंफ्यूज हो जाते कि मैं असल में हूँ कौन। बिल्कुल, क्योंकि आपने तो वो डेटा के हिसाब से अपने आप को बना लिया। करेक्ट, वी ऑल आर लिविंग अवर डेटा पॉइंट्स। हम कभी एक सेकंड के लिए भी चेक नहीं करते कि हम दरअसल हैं कौन जी, कभी सोचा भी नहीं हमने। और यही चीज चैप्टर 13 भगवद गीता में भगवान कृष्ण से अर्जुन ने पूछी कि आप मुझे ज्ञान योग, भक्ति योग, कर्मयोग पढ़ा रहे हो, पहले बताओ मैं कौन हूं। तो भगवान ने कहा तुम्हें क्या लगता है तुम अर्जुन हो? तुम तो अर्जुन के पहले भी थे, तुम तो अर्जुन के बाद भी होगे। इस वक्त तुम अर्जुन का रोल प्ले कर रहे हो। पर क्यों? क्योंकि जो बचपन से आज तक तुम्हें डेटा पॉइंट दिया उस वजह से तुम अर्जुन बने हो। तुम्हारी जगह कोई भी होता अर्जुन ही बनता, आपकी जगह कोई भी होता वो अविनाश ही बनता, मेरी जगह कोई भी होता वो अमित ही बनता, क्योंकि जो उसकी सराउंडिंग्स, टीचिंग्स, पेरेंट्स, बुक्स, नॉलेज, इन्वायरमेंट वही बना देता है जी। तो ज़्यादा फूलने की जरूरत नहीं है कि मैं अमित हूँ और ये मैं हूँ ही नहीं। मैं उस डेटा का प्रोडक्ट हूँ, मैं दरअसल कुछ और हूँ। क्रेजी। और इफ़ यू वांट टू नो हु आर यू जी, तो उसके लिए भी मांडुक्य उपनिषद में बड़ा साइंटिफिक तरीका है जो कृष्ण ने बताया, दृग दृष्टि विवेका का सिद्धांत, कि हाउ डू यू रिकॉग्नाइज योरसेल्फ। जिस दिन आप अपने आप को रिकॉग्नाइज कर लेते हो उसके बाद ना तो आपको कोई धोखा दे सकता है, ना आपके संग कोई साइबर क्राइम हो सकता है,
आपके संग कुछ है तो ही नहीं सकता एक्चुअली। पर यही तो चक्कर है, हाउ टू रिकॉग्नाइज माई सेल्फ। नहीं, ये है एक साइंटिफिक तरीका, क्योंकि फिर आप अपने आप को एज ए विटनेस देखने लगते हो। आपने गौर से, जब कोई साइबर क्राइम होता है, जैसे ही हो जाता है ना, तुरंत आदमी के अंदर ज्ञान आ जाता है, अरे ये गलती मैं कैसे कर सकता था, मैं ऐसे बेवकूफ़ी कैसे कर सकता था, ऐसा होता है। ऐसा क्यों होता है? जी, क्योंकि अभी तक वो उस गेम का पार्ट था, अब वो एज ए विटनेस देख रहा हूँ। Correct. अब मैं उस बाहर आके Point खुद of view change खुद हो को देख, हाँ, जैसे मैं एज ए विटनेस उस चीज को देखने लगता हूँ। यदि आप अपनी पूरी लाइफ एज ए विटनेस जियोगे ना, ऑब्जर्वर की तरह, कि मैं ये नहीं हूं, मैं अमित को ऑब्जर्व कर रहा हूँ। इफ आई एम ऑब्जर्विंग अमित, तो अमित गलती कैसे करेगा? जी, यही डिफरेंस। तो ये जो एप्स है, फेसबुक, इंस्टाग्राम, जीमेल, इसमें कोई सेटिंग्स है जिसको चेंज करें तो हमारे जो एप्स हैं इनको हैक ना किया जा सके? आपके पास अब ऑप्शन नहीं है। पहली चीज, यदि आप चाह रहे हो कि मैं डेटा रोक दूंगा, तो कहाँ कहाँ का रोकेंगे आप? क्या आप, जब मैं आपसे कहता हूँ कि ये दुनिया एक माया है, तो मैं ये नहीं कहता कि आप जाके साधु बन जाएं और पहाड़ों में रहने लगे। अब तो माया है, क्यों जी क्यों रहे? फिर आप ये सुख सुविधाएं क्यों भोग रहे हो? जी, आपको यहाँ सब चीजें एंजॉय करनी है, आपने यहीं रहना है, पर ये जानते हुए कि ये दुनिया एक माया है, तो आप सेफ हैं। जी, जैसे आप इस भ्रम में आ जाते हो कि मैं ही ये कर रहा हूं, बस वहीं खेल गड़बड़ हो जाता है। ये थोड़ा सा डिफरेंस है, जिसलिए बार बार मैं स्पिरिचुअल एंगल इसलिए इन्वॉल्व करता हूँ, क्योंकि मैं ये बोलना नहीं चाहता कि आप ये चीज यूज ना करें या आप जाके ये ब्लॉक कर दें। अरे करने दो, पर पता होना चाहिए। जी, इफ यू नो, देखिए पता होने से क्या फर्क पड़ता है, जो बोलते हैं ना, इफ यू आर अवेयर अबाउट योरसेल्फ, तो कैसे फर्क पड़ता है? मान लीजिए डोमिनोज का डेटा लीक हुआ, आपको नहीं पता, अब आपको एक कॉल आ जाता है कि अविनाश जी, वो आपने 26 तारीख को पिज़्ज़ा मंगवाया था डोमिनोज का, हाँ साहब, ये इस जगह पर डिलीवर हुआ था, ये कॉन्फ़िगरेशन था, ये एक्स्ट्रा चीज़ ब्ला ब्ला ब्ला, कोल्ड ड्रिंक। सर आपकी तो लॉटरी लगी सर। क्यों? अरे वो जो उस दिन डिलीवरी हुई थी उसकी हमने वो किया सर्वे, और उसमें आपकी 10 लाख का इनाम है, तो आप तो प्लीज़ ले लीजिए अभी। अब चूंकि आपको पता नहीं है कि डोमिनोज का डेटा लीक हुआ है, और आपको लग रहा है कि ये वाली इन्फॉर्मेशन तो सिर्फ इसी के पास हो सकती है और किसी को तो मैंने बताई नहीं। जी, इंश्योरेंस कंपनी का डेटा लीक हुआ, मैं इंश्योरेंस कंपनी से बोल रहा हूँ, फलाना आपका ये इंश्योरेंस नंबर है, हाँ है, ये आपका डेट ऑफ बर्थ है, आधार कार्ड, पैन कार्ड, एड्रेस, लास्ट प्रीमियम, सब कुछ बता दिया उसने। आपको एक पल को भी नहीं लगेगा कि ये फ्रॉड हो सकता है। क्यों? क्योंकि ये इन्फॉर्मेशन तो सिर्फ मेरे पास है। बट द मोमेंट यू नो कि लीक होके तो किसी के पास भी आ सकते हैं, जी, फिर आप अवेयर हो, फिर वो अपने आप सिक्स सेंस आ जाएगी कि अब वो आपको बेवकूफ नहीं बना सकता। इतना ही डिफरेंस है। डेटा कैसे रोक लूंगा मैं, आप, और कहां से रोकूंगा? जी, भाई हमेशा आपकी गलती से डेटा नहीं जाएगा। 95% टाइम सर्वर की गलती से डेटा जाएगा। जी, आपका डेटा बैंक में है, आपका डेटा इंश्योरेंस कंपनी के पास है, आपका डेटा बहुत सारी सर्विस कंपनीज के पास है जहाँ से आप सर्विस ले रहे हैं, ई कॉमर्स कंपनीज के पास है, हॉस्पिटल्स के पास है, स्कूल्स हैं, कॉलेजेस हैं, यूनिवर्सिटीज़ हैं, सोसाइटीज़ हैं, हर जगह है डेटा। जी, अब मैं आपसे कहूँ साहब फेसबुक में सेटिंग बदल लो तो आप सेफ हो, तो ये तो मजाक है। भाई डेटा तो इतनी जगह है, करेक्ट, इसलिए वो डरो मत उससे, पर पता करो। जी। नहीं, हम आज कुछ ऑर्डर करने भी जाते हैं तो भी वो लोग आपका नंबर मांग लेते हैं बिल्कुल, कि नंबर दे दो। आई हैव टेकन एज अ प्रैक्टिस कि मुझे जब भी नंबर मांगते मैं नहीं देता हूँ। पर फिर आपको ऐसे देखते हैं कि आप, हाँ, बिल्कुल जजमेंट होता है मेरे को कि भाई एलियन हो क्या, मतलब मैंने मोबाइल नंबर देने में आपत्ति, मतलब इस तरह से ट्रीट आपको किया जाता है। आप होटल में बिल आ रहा है ना सर, नंबर बताइए, और आप कहते हो कि नंबर नहीं देना, तो दे विल ट्रीट यू लाइक, मतलब यू विल बी फीलिंग एलियनेटेड। ये जो ट्रीटमेंट है। इनफैक्ट एक बंदे ने मेरे को ये भी कहा कि नहीं, वी आर गोइंग टू सेंड यू द बिल ऑन योर मोबाइल फोन, वी आर ट्राइंग टू सेव पेपर। ऐसे नहीं, तू एक बिल फाड़ दे चलेगा, मेरे को नंबर नहीं दूंगा, मतलब सारा पैसा ही बचाएगा। हाँ, सारा पैसा तो यही बचा, करेक्ट, सारा झाड़ मेरे नंबर भी बचा ले तू। पर हाँ, मैंने बोला नहीं, नंबर तो नहीं दूंगा। पर कुछ सिक्योरिटी सेटिंग्स होंगी हर ऐप में जो हमको ध्यान रखनी चाहिए टू मेक श्योर कि हमारे साथ ये शायद ना हो सके, जितना अवॉइड हो सके उतना करें। तो फेसबुक की कुछ सिक्योरिटी सेटिंग्स? बिल्कुल, देखिए सबसे पहले तो जो फेसबुक में सारे चारों का बताते हैं। सबसे पहले तो फेसबुक का बताते हैं। फेसबुक की संग कंप्लेन आती है कि साहब हमारा फेसबुक क्लोन हो गया, किसी ने मेरी प्रोफाइल पिक्चर ले ली और नया प्रोफाइल बना के दोस्तों को रिक्वेस्ट भेज रहा है और फिर उनसे दोस्ती हो जाती है। लोगों को लगता है कि शायद इसने नया बना लिया होगा, पुराना इसका पासवर्ड भूल गया है, कुछ हो गया होगा, और फिर उनसे पैसे मांगे जाते हैं। 2 सेटिंग करनी है, आपका फेसबुक कभी क्लोन होगा ही नहीं, कोई नहीं करेगा। पहला, आपका कोई क्लोन करता क्यों है फेसबुक? क्योंकि वो आपके दोस्तों तक पहुंचना चाहता है। उसको कैसे पता आपके दोस्त कौन है? क्योंकि आपने अपनी फ्रेंड लिस्ट पब्लिक कर रखी है। यदि आप अपनी फ्रेंड लिस्ट प्राइवेट कर लें, हु कैन सी माई फ्रेंड लिस्ट, हु कैन सी योर फ्रेंड लिस्ट, उसमें 4 ऑप्शन आएंगे, एवरीवन, फ्रेंड्स, इन बदमाश दोस्तों को छोड़ के बाकी सब, या ओनली मी। ओनली मी सेलेक्ट कर लो। अच्छा, किसी को भी बताने की जरूरत नहीं है कि आपके दोस्त कौन कौन।
द मोमेंट यू सेलेक्ट दैट 90% मोटिवेशन क्रिमिनल का खत्म कि वो उसके दोस्तों तक नहीं पहुंच सकता। अब दूसरा तरीका कैसे वो आपके दोस्तों तक पहुंचेगा, आपने यदि अपनी पोस्ट पब्लिक कर दी और उसको कोई लाइक कमेंट शेयर करेगा तो वो समझ जाएगा कि ये आपके दोस्त हैं। तो कोई भी पोस्ट की विजिबिलिटी पब्लिक मत करें, उसको अपने दोस्तों तक सीमित रखें। ओके। देखिए फेसबुक दो तरीके से यूज होता है, या तो आप अमिताभ बच्चन हैं या आप फैमिली के लिए यूज कर रहे हैं। इनफैक्ट अमिताभ बच्चन जी भी वो अपनी फैमिली पिक्चर्स नहीं डालते फेसबुक में क्योंकि वो पब्लिक के है, पब्लिक के लिए। आप वो मिक्स कर देते हो दोनों बाउंड्रीज, बाहर वालों को भी दिखाई दे रहा है सब कुछ, या तो आप उसको दोस्तों तक रखो जी, या दो रख लीजिए। सो जो जिसमें आप पर्सनलाइज इंफॉर्मेशन दे रहे हो, जिसका लीक होने का डर है, तो फिर वो पोस्ट पब्लिक होनी नहीं चाहिए। यदि आपके घर की एक पिक्चर भी मुझे मिल गई ना तो मैं आपका मोबाइल हैक कर सकता हूँ। कैसे? ये तो खेल है सारा, क्योंकि मुझे डिवाइस हैक करने से पहले आपका ब्रेन हैक करना है जी। और यदि मुझे दिख गया कि इस पिक्चर के अंदर वो पीछे एक सैमसंग का टीवी लगा हुआ है, या मुझे दिख गया कि फलाना शो पीस रखा हुआ है, या आपके हाथ में स्मार्ट वॉच है, कुछ भी ऐसी चीज दिख गई जो बड़ी पर्सनलाइज सी है, और मैं वहीं से कहानी गढ़ूंगा कि फलानी कंपनी से बोल रहा हूँ सर, आपके यहाँ वो फलाना प्रोडक्ट है ना, तो आप एक पल को एकदम से बिलीव कर लेते हो और उसी कहानी में करते हुए मैं कुछ करवा दूंगा आपसे। या तो कॉल मर्जिंग करा दूंगा या कॉल फॉरवर्डिंग करा दूंगा या कुछ ऐसे जिससे आपकी ओटीपी मेरे पास आ जाएंगे और खेल खत्म जी। वो जो एक्शन आपसे कराना है उससे पहले आपके संग ट्रस्ट बिल्ड करना है। उसके लिए मुझे आपके सराउंडिंग्स की कोई ऐसी चीज चाहिए कि मुझे आपका पेट दिख गया, किस नस्ल का पेट है वो समझ में आ गया, कुछ भी दिख गया, कहानी वहीं से शुरू हो जाएगी जी। और फिर आप गलती से गलती कर दोगे। तो इसलिए पर्सनलाइज चीजों को फेसबुक का मैंने बता दिया। दूसरा आते हैं अपन व्हाट्सएप। आपका व्हाट्सएप 2 फैक्टर ऑथेंटिकेटेड है? जी है। हाँ। नहीं है? मतलब है या नहीं है? है। कैसे किया? कर मतलब मेरी वाइफ ने किया वो कि हाँ, तो फिर नहीं है। यदि आपने आपकी वाइफ ने किया तो फिर नहीं। मतलब बताता हूँ कैसे करना। हाँ। सेटिंग्स में जाएंगे व्हाट्सएप की, तो उसके अंदर एक ऑप्शन आएगा अकाउंट्स करके। हाँ। अकाउंट्स के अंदर जाएंगे तो चौथा ऑप्शन आएगा 2 स्टेप वेरिफिकेशन। हाँ। 2 स्टेप वेरिफिकेशन को जब आप क्लिक करेंगे तो आपसे 6 डिजिट का कोड मंगा जाएगा। वो जो 6 डिजिट का कोड है वो आपका डेट ऑफ बर्थ नहीं होना चाहिए, वो कोई ऐसा नंबर होना चाहिए जो सिर्फ और सिर्फ आपको पता है, आपकी वाइफ को भी नहीं पता और किसी को नहीं पता। हाँ। यदि वो नंबर सिर्फ आपको पता है तो आपके व्हाट्सएप में कभी कोई घुस ही नहीं सकता, कोई भी नहीं, चाहे वो आपका ओटीपी उड़ा ले तब भी नहीं। यदि आपका ओटीपी भी चला गया तब भी नहीं जा पाएगा, आपका फोन चोरी हो जाएगा तब भी आप सेफ हो। आप पूरी तरीके से आपका व्हाट्सएप प्रोटेक्टेड है, जब तक वो 6 डिजिट का कोड नहीं डाल देगा कोई आपके व्हाट्सएप के मैसेज नहीं देख पाएगा। ये बहुत ज्यादा जरूरी चीज है क्योंकि अभी लगातार लोगों के व्हाट्सएप हैक हो रहे हैं, लगातार। मुझे हर दिन 10-12 कॉल आ जाते हैं, साहब मेरा भी चला गया। और बहुत सारे तरीके हैं, 2-4 तरीके बता भी दूंगा यहाँ पर हैक नहीं करना, लेकिन बड़ा आसान है किसी का व्हाट्सएप हैक करना। तो अभी दिवाली के पहले डॉक्टर्स के लगातार व्हाट्सएप हैक हुए। गुड़गांव से मुझे पहले एक का कॉल आया, फिर मेदांता से किसी का आ गया, 40-50 डॉक्टर्स का। तरीका क्या था, उनको कॉल आया कि साहब आपके लिए एक गिफ्ट भेजा जा रहा है, फार्मा कंपनी का कॉल था। अब उनको गिफ्ट आते रहते हैं दिवाली के जस्ट पहले जी कि साहब वो दिवाली गिफ्ट है ऐसा। हाँ तो बोले भेज दीजिए। नहीं सर, इस बार थोड़ा कॉस्टली गिफ्ट है, कुछ ज्वेलरी वलरी टाइप है, तो उसके लिए तो परमिशन चाहिए क्योंकि उसमें जीएसटी का भी कुछ इन्वॉल्वमेंट है। हाँ बोले भेज दो, कोई दिक्कत। बोले सर ऐसे परमिशन नहीं, वो तो इलेक्ट्रॉनिक परमिशन होगी ना, ऐसे तो किसी की भी परमिशन हम लिख लेते हैं। तो आपको एक सर्वर से मैसेज आएगा, उस पर एक कोड होगा, सर वो डायल कर देना बस। अरे बाप रे। और आपकी परमिशन रिकॉर्ड हो जाएगी। मैसेज आया, हमने डायल कर दिया और अपने पैरों पे कुल्हाड़ी मार ली। वो कोड क्या होता है? वो कोड होता है *62* मोबाइल नंबर हैश, या *401* मोबाइल नंबर, या *21* मोबाइल नंबर हैश। ये जो कोड है ये आपके कॉल्स को कंडीशनली दूसरे नंबर पर फॉरवर्ड कर देता है। मतलब आपको कोई कॉल आएगा और आप बिजी हैं, आप नहीं उठा रहे हैं, तो वो कॉल सामने वाले को चला जाएगा। यदि आप बेसमेंट में है, अनरीचेबल है, रिकॉर्डिंग में है, फोन नहीं उठ रहा है, फ्लाइट में है, उस समय कोई भी कॉल आएगा वो सामने वाले को चला जाएगा। तो नॉर्मली आपको कभी कोई दिक्कत नहीं होगी, आप कॉल कर पा रहे हो, आ रहा है, एवरीथिंग इज नॉर्मल। अचानक आपके अकाउंट से 5,000 रुपये निकल गए, अचानक पता पड़ा व्हाट्सएप हैक हो गया, अचानक पता पड़ा फेसबुक हैक हो गया। ये जो अचानक हुई चीज़ है तो आपको डरना शुरू हो गया, ये हो क्या है मेरे साथ जी, क्योंकि ओटीपी जा कैसे रहा है और सब 2 फैक्टर ऑथेंटिकेटेड है। बट ओटीपी इसलिए जा रहा है क्योंकि जब उसको ओटीपी आपका चाहिए वो देख लेता है कि आपका बिजी है, उस समय ओटीपी मंगाता है, वो कॉल उसको चली जाती है क्योंकि आजकल सारे ओटीपी कॉल्स पे भी आते हैं। सो इस वजह से कॉल फॉरवर्डिंग आपके सारे ओटीपी उस तक पहुंचा देगा और आप खत्म।
इतनी सिंपल सी टेक्निक है जो बहुत मिसयूज हो रही है, इसलिए मैंने कहा कि सबसे पहले व्हाट्सएप अपना 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन कर लीजिए। ओके। और भी हम 3-4 तरीके सीखेंगे। फिर आ जाते हैं आप इंस्टाग्राम पर। इंस्टाग्राम सिक्योरिटी सेटिंग में कोई जाता ही नहीं है। मैं किसी से पूछूंगी कुछ किया आपने सिक्योरिटी, तो किसी ने कुछ नहीं किया, अकाउंट खोल के बैठ गए। भर भर के सिक्योरिटी सेटिंग्स उसमें, मेटा सेटिंग्स है। हाँ, मतलब उसमें खास तौर से जो मैं चाहता हूँ कि लोग कर लें, अब्यूजिव वर्ड्स आप ब्लॉक कर सकते हैं उसमें, कि कोई भी आपको ट्रोल कर ही नहीं सकता, क्योंकि आपने एक डिक्शनरी है जो सेट कर देते हो कि भाई इस तरह के मैसेज कोई मुझे ना कर पाए या पोस्ट ना करे जिसमें गालियाँ गलौज हैं, वल्गर मैसेज। खास तौर से टीनेज बच्चे हैं या जो वल्नरेबल सेक्शन है, दे शुड ऑलवेज डू दिस। फिर उसके अंदर यदि कोई टीनेज बच्चा इंस्टाग्राम यूज़ कर ही रहा है तो एक फैमिली सेंटर करके ऑप्शन है। फैमिली सेंटर के थ्रू आप अपने बच्चे का इंस्टाग्राम मॉनिटर कर सकते हो और ये लीगल है। आप अपने अकाउंट को उससे लिंक कर देंगे तो वो कितनी देर इंस्टाग्राम यूज़ कर रहा है, किससे बात कर रहा है, कोई उसको बुली तो नहीं कर रहा, ये सारी चीज़ें आप देख पाते हो। और ये इसीलिए फीचर बनाया गया क्योंकि वर्ल्ड वाइड इंस्टाग्राम इतना मिसयूज हो रहा था जी कि यूनिसेफ की एक रिपोर्ट थी कि हर चौथा बच्चा साइबर बुलिंग का शिकार है बिकॉज ऑफ सोशल मीडिया। और साइबर बुलिंग तो साइबर स्पेस में ही होती है, और उस वजह से बच्चे डिप्रेशन में जाने लगे, सुसाइडल हो गए, एलिनेटेड हो गए, उनके मेंटल कंडीशंस प्रभावित हो रही थी। ये सब होना शुरू हो गया तो एक ज़रूरत फेस की गई कि यार देखो तो रीज़न क्या। और मेरे पास ऐसे बहुत केसेस आए कि जिसमें सीनियर IAS ऑफिसर्स हैं, वो कॉल करते हैं, यार मेरा बच्चा ना ऐसे बिहेव कर रहा है और बात ही नहीं कर रहा और कुछ तो गड़बड़ है जी, तो आप आइए एक बार काउंसलिंग कर दीजिए। तो जब मैं उससे बात करना शुरू करता हूँ तो फिर समझ आता है कि कहानी तो कुछ और ही है। कई सारी ऐसी ऐप्स हैं जो इतना इन्फॉर्मेशन आपको देती हैं कि वो ओवर इन्फॉर्मेशन आपको प्रभावित करते हैं। जैसे आपने स्नैपचैट यूज़ करते हो, आप स्नैपचैट क्यों यूज़ करते हैं टीनेज बच्चे, कभी सोचा आपने? मतलब ऐसी कौन सी चैट है जो आप व्हाट्सएप पे नहीं कर सकते और स्नैपचैट पे ही कर पाएंगे? मैंने यूज़ नहीं किया है कभी, बट जहाँ तक मुझे पता है कि आप एक बार देख लो फिर वापस नहीं देख पाता, ऐसा कुछ है। स्नैप डिलीट कर देते, हाँ, मतलब आपको मैसेज भेजा, आपने देखा, वो डिलीट हो गया। पर ऐसा आप क्यों करना चाह रहे हो और इससे आपको क्या फ़ायदा है? और आपको पता है जब व्हाट्सएप स्नैपचैट आया तो यही फीचर की वजह से वो स्नैपचैट पॉपुलर हो गया, क्योंकि देखेंगे डिलीट हो जाएगा। ये तो व्हाट्सएप कभी भी कर सकता था जी। अब उन्होंने डिलीशन का ऑप्शन दे दिया है कि वो एक पीरियड के बाद डिलीट हो जाता है, लेकिन ये एकमात्र डिफरेंस था जिसकी वजह से स्नैपचैट इतना बड़ा हो गया। तो कभी आपने सोचा कि ऐसा क्यों? क्योंकि जैसे मैं आपको एक पावर देता हूं ना कि मैसेज भेजा और डिलीट हो गया, आपके अंदर एक फ्रीडम फील होती है जी। कैसे? मैंने आपको लिखा आई लव यू, डिलीट हो गया, मेरा मैसेज पास हो गया। व्हाट्सएप पे भी फीचर है अब आ गया। तो मैं कह रहा हूं जब स्टार्ट हुआ तो स्नैपचैट वाज डिफरेंट ओनली बिकॉज ऑफ दिस। अब तो उसमें और भी फीचर्स हैं कि फिल्टर है, ये है, इमेज है, सब कुछ कहानी कर दी उन्होंने। लेकिन ये जो है फ्रीडम कैसे कि मैंने गाली लिख दी आपको, अब तो आपका दिमाग खराब हो गया पर डिलीट हो गई। मैंने एक वल्गर मैसेज भेज दिया आपको, मेरा तो मैसेज चला गया, आपने पढ़ लिया। अब आप तो जो होता ना कि एक फ्रीडम था कि वो डिलीट हो जाएगा, दिस गिव्स ए डिफरेंट। तो जितना भी स्नैपचैट पर डिस्कशन होने लगे वो इतने एग्रेसिव, वल्गर और ऑब्सीन होने लगे क्योंकि जैसे मैं आपकी पावर देता हूँ ना, नहीं देख पाएगा, फिर आपके अंदर का शैतान बाहर आता है जी। तो कई सारे आपने ग्रुप देखे होंगे जो जैसे कहानी हुई थी बॉयज लॉकर रूम करके, यू रिमेंबर, इंस्टाग्राम ग्रुप पर, जिस पर कुछ लड़के ये डिस्कस कर रहे थे कि किसी लड़की का रेप कैसे किया जाए। ये स्थिति यहाँ तक पहुँचती कैसे? तो ये जो छोटा सा फीचर है या छोटी सी बात है जो हमें ऐसे लग रहा है, लेकिन दिस हैज बिकम अ रीजन ऑफ एवरी सच। दूसरा उसमें फीचर है स्नैप स्ट्रीक, जो ये बताता है कि दो लोगों के बीच में रिलेशनशिप रेटिंग क्या है। अच्छा भाई मैं आपसे स्नैपचैट पर कितना इंटरेक्ट करता हूँ उस बेस पे मेरा आपसे स्नैप स्ट्रीक बन जाता है। अब एक क्लास में 40 बच्चे, ये लड़की उस बच्चे से बात करती है, इससे नहीं करती है, ये डिप्रेशन में, इसका स्नैप स्ट्रीक कम है, उसका ज़्यादा है। क्यों? क्योंकि उसको पता पड़ रहा है ना, सामने दिख रहा है। ऐसे पीयर प्रेशर देता हूँ। तीसरा उसमें आप लोकेशन देख सकते हैं। अब एक बच्चा था ऐसे 15 साल का, उसको काउंसलिंग कर रहा था, मैंने उससे कहा कि भाई क्या प्रॉब्लम? नहीं, लोग मेरे को बात नहीं करते, लोग मेरे को ऐसे ट्रीट करते हैं। मैं क्यों करते हैं ऐसा, क्यों लगता था? कि तो मुझे क्लोज फ्रेंड मानते हैं और कल वो फलानी जगह बर्गर खाने गए, मुझे लेके मैंने कहा तुम्हें कैसे पता? बोले मैं देख रहा हूँ इसे स्नैपचैट पर। तो ये चीज कई बार जब आपको दूसरों के बारे में ज्यादा पता पड़ने लगे जी, तो
अननेसरी प्रेशर देता है। आपका सोशल कोई मीडिया ये कर ही रहा है वैसे भी। और ये हर किसी एज में होता है। आप जी। देखिए आपका क्लोज फ्रेंड है हम्म और आपको बिना बताए कोई ऐसी चीज कर रहा है जिसमें शायद उसको आपको बताना चाहिए था, और आपको पता पड़ जाए, तो इट गिव्स यू अननेसरी प्रेशर। Yeah. आपको नहीं पता तो कोई फर्क नहीं पड़ता। जी। इसी तरह उसमें एक और डिस्कवर करके फीचर है, व्हेन यू कैन डिस्कवर अबाउट पर्सनल ट्रेट्स ऑफ समवन। इन स्नैपचैट। हाँ, अच्छा। जैसे कि ये सारी एप्लीकेशन ना आपके ब्राउज क्या करते हो, वीडियो क्या देखते हो, इस सारे पैटर्न को देखती है, तो उनको आपके बारे में बहुत कुछ पता पड़ जाता है। और वो जो प्रोफाइलिंग है वो एज ए सर्विस यूज होती है। आप चैट जीपीटी यूज करते हैं जी। चैट जीपीटी से कभी पूछना अपने बारे में कि आप मुझे करेक्टराइज कीजिए। अब काफ़ी दिनों से हमने बातचीत कर ली है, 1 साल हो गया, 1.5 साल हो गया, तो अब वो जो आपके बारे में बताएगा ना, मजा आ जाएगा आपको। मतलब ऐसी चीज़ें जो आपने नोटिस नहीं की होंगी कि जी। आपकी साइकोलॉजिकल ट्रेट्स, आपके एस्पिरेशंस, ड्रीम, पर्सनल अच्छा है या आप दोनों पूछना, कहीं मेरी बुराइयां ही बताओ, मेरी अच्छाई बताओ, सब बता देगा। इसमें मेरा एक सवाल है, मैं चैट जीपीटी यूज़ करता हूँ पर लॉगिन करे बगैर स्टे लॉग्ड आउट का ऑप्शन आता है, फिर भी क्या वो मेरे बारे में बहुत कुछ बता पाएगा? यदि आप कॉन्टेक्चुअल यूज कर रहे हो तो बताएगी, क्योंकि उसको पता है ना कि किस तरह की क्वेरीज आ रही हैं, किस तरह का बारे। जी। कई बार आप नहीं भी बता रहे हो अपने बारे में, तब भी आप बता देते हो। जैसे कई बार आपने कुछ ऐसे ईमेल के रिस्पॉन्सेज लिखे, या आपने कोई इस तरह का डेटा उसको दिया जो जिसमें आपका डिटेल था, रिज्यूमे आपने रिव्यू किया, तो उसमें तो सभी होता है, सब तो डेटा निकल जाता है। लेकिन सवाल मेरा यह है कि जब आप ये चीज़ एज ए सर्विस यूज करते हो, जैसे मान लो मैं डिस्कवर से पूछूं कि मुझे उस लड़की को इम्प्रेस करना है, तो मैं क्या करूं, और वो आपको बताने लगे कि यार उसको इस तरह की चीज़ें पसंद हैं और ऐसा करो वैसा करो, तो इट बिकम्स वेरी इजी फॉर मी, बट इट्स वेरी स्केरी ऑल्सो। वेरी स्कैरी। क्यों? क्योंकि मैं उसको आसानी से इम्प्रेस करके रिलेशनशिप में तो आ जाऊंगा, पर जिंदगी में यदि कोई भी ऐसी चीज़ है जो आसानी से मिल जाती है, उसकी फिर आप वैल्यू नहीं करते। निभाऊंगा कैसे? आप आसानी से, चाहे रिलेशनशिप हो या पैसा, यदि आपको आसानी से मिल गया तो आप वैल्यू नहीं वैल्यू नहीं करोगे। जी। इसलिए पैसा भी लोगों का जो आसानी से आता है खत्म हो जाता है, और रिलेशनशिप भी ब्रेक होते हैं, क्योंकि वो जो स्ट्रगल करके मिलता है ना, वो चीज को आप संभाल के रखते हो। जी। ये जो एक क्विक अचीव और क्विक लूजिंग वाली जो टेंडेंसी चल पड़ी है लोगों में, ये इसका मैं रीजन इसी तरह की आपको देता हूँ। सो ये जनरिक मैं डिस्कस कर रहा हूँ, आई एम नॉट अगेंस्ट ऐप, लेकिन देखिए मैं पता होना चाहिए कि किसका क्या इम्पैक्ट हमारे लाइफ पे होने वाला है। और मैं कभी नहीं बोलता कि आप यूज ना करें या आप ये सेटिंग करके ब्लॉक कर दें, अनयूज, या मैं डोंट वर्ड यूज नहीं करता। एक्चुअली हमारे दिमाग में डोंट वर्ड प्रोसेस ही नहीं होता। आप जब भी डोंट यूज करते हो ना, वो वेस्ट होता है। आपको मैं बोलूं कि अविनाश जी अगले सेकंड हाथी के बारे में मत सोचिए, हाँ, तो आप क्या करेंगे? सोचा। सोच ऐसा कर सकते हैं आप, डोंट कैसे करेंगे आप? सो आप सिर्फ डूज बता सकते हैं किसी को। जैसे आप करते हो डोंट, वो उसी के बारे में सोचता है, बच्चे डोंट डू दिस, तो उसके दिमाग में वो करने के लिए आ रहा है। जैसे करो कि तेज मत चलो, तो तेज मत चलने से वो और तेज चलेगा क्योंकि तेज आपने इम्पैक्ट कर दिया। आप उसको बोलो धीरे चलो, तो शायद वो समझ जाए। सो ऑलवेज फोकस ऑन डूज, डोंट प्रोसेस करने की कोशिश मत करो, हमारा दिमाग उस तरह से प्रिपेयर्ड नहीं होता। तो इसलिए जब वो डूज एंड डोंट्स वाले साइबर सेफ्टी अवेयरनेस कैंपेन चलते हैं, मैं उनके खिलाफ रहता हूँ। हाँ, क्योंकि लोग सिर्फ डूज देख रहे हैं। वो नहीं, हाँ, वो आप बोलो, जैसे मैं आपकी एग्जांपल, आपने कहा कि डोंट शेयर ओटीपीज, मुझे ये लाइन ही समझ में नहीं आती। क्या मतलब है? कोई ऐसे ओटीपी दे रहा है? कभी आज तक आपके संग ऐसा हुआ कि अविनाश जी अपना बैंक का ओटीपी बताइए? हाँ लिखिए। ऐसा होता है क्या? नहीं, बिल्कुल। सो डोंट शेयर ओटीपी क्या मतलब? किसी ने आज तक अपना ओटीपी नहीं बताया जी। किसी ने आज तक अपना ओटीपी ऐसे बताया ही नहीं है। ये आपसे पूछा जाए अविनाश जी अपना पासवर्ड बताना जरा, तो कभी ऐसा होता है क्या? मैं आपसे पूछूंगा पासवर्ड रखोगे? हाँ लिखो ना पासवर्ड ये है। तो बताइए ना, ए कैपिटल है कि स्मॉल है? नहीं, ए तो कैपिटल है, फिर बी स्मॉल है। अच्छा, फिर आई फिर कैपिटल है सर। अच्छा, एट द रेट नहीं है सर, वो 8 है। आपको 5 मिनट लगेगा किसी को अपना पासवर्ड एक्सप्लेन करने में जी। क्रिमिनल के पास इतना वक्त नहीं होता। इसी तरह एक और कैंपेन चलाई जाती है कि अपना पासवर्ड कॉम्प्लेक्स कर लीजिए, और उसमें आधे घंटे का प्रवचन कर देंगे कि इसको कैसे कॉम्प्लेक्स किया जा सकता है। इसमें अल्फाबेटिक ये भी यूज करो, स्पेशल कैरेक्टर नंबर डाल दो, स्पेशल पूरी ज्ञान दे देंगे, और खुद अपना पासवर्ड चाहे 1 2 3 4 5 6 रखा हो आदमी ने। हाँ। पहले मैं आपको बताऊं कि पासवर्ड कॉम्प्लेक्स करने से कुछ नहीं होगा। आपको क्या लगता है क्रिमिनल गेस करता है आपका पासवर्ड? ऐसा होता है? नहीं। कि अविनाश का पासवर्ड क्या होगा? अबे सुनता हूं उसके पेट का नाम ये है, डेट ऑफ बर्थ ये, तो ये हो। ऐसा होता है क्या? ऐसे नहीं होता। कोई गेस नहीं करता आपका पासवर्ड। फिर कैसे पता पड़ता है? पासवर्ड तो पता होता है क्रिमिनल को। ऐसा कैसा?
आज जितनी एफआईआर आपने उठा के देख लो, हाँ। कभी ऐसा हुआ कि पासवर्ड मांगा किसी से? नहीं मांगा। नहीं। और बिना पासवर्ड और ओटीपी के तो पैसा नहीं निकल सकता। चलो ओटीपी किसी तरीके से चला भी गया, पासवर्ड तो मांगा भी नहीं गया कभी, कोई सवाल ही नहीं उठा, तो फिर पैसा कैसे निकला? पासवर्ड ऑलरेडी उसके पास था। तो पासवर्ड ऐसे नहीं गैस किया जाता है। तो पासवर्ड कैसे हो सकता है उनके पास? बता रहा हूं कैसे निकलता है। इस दुनिया में दो ही तरह के लोग हैं, एक जिनको पता है कि वो हैक हो गए हैं, और दूसरे जिनको पता नहीं कि वो हैक हो गए। एक्चुअली हम सब हैक हो चुके हैं मल्टीपल टाइम्स। एक वेबसाइट है haveibeenpound.com, HAVEIBEENPWNED.com। उस पर जाइए, अपना ईमेल आईडी डालिए, वो आपको बताएगा आप कितनी बार हैक हो चुके हैं और आपके पासवर्ड कहाँ कहाँ पड़े हुए हैं, और आपका डेट ऑफ बर्थ, आपके बैंक डिटेल्स, आपके पर्सनल डिटेल्स कहाँ कहाँ पड़े हुए हैं, और ऑन एन एवरेज 25 से 30 जगह पड़ा हुआ। अब आप कॉम्प्लेक्स करते रहो पासवर्ड, आपकी गलती से तो नहीं गया ना जी। पासवर्ड तो किसी और की गलती से गया है। आपकी गलती से भी जा सकता है। एक और तरीका होता है, वो होता है ऑटो फिल लीक होना। जब आप अपने मोबाइल से या लैपटॉप से कोई फॉर्म भरते हैं तो बहुत सारी डिटेल देते हैं, नेम, ईमेल आईडी, आधार कार्ड, बैंक अकाउंट डिटेल, पासवर्ड एक्सेट्रा। ये सारी चीजें आपके ब्राउजर में सेव हो जाती हैं जी। नेक्स्ट टाइम जब कोई दूसरी वेबसाइट पे कोई दूसरा फॉर्म भर रहे हैं और आप ए लिखें तो नीचे अमित दुबे आ जाएगा या अविनाश आ जाएगा, और बिल्कुल 9 लिखें तो नंबर आ जाएगा, एड्रेस आ जाएगा। तो ये तो दूसरी वेबसाइट है। यहां पर वो इन्फॉर्मेशन कैसे पॉपअप हो रही है? क्योंकि वो आपके ब्राउजर में सेव्ड है, और वो ब्राउजर का एक फीचर है ऑटो फिल करके, वो स्टैक के बेस पे ऑटो फिल कर सकता है। तो ये लीक भी हो सकता है। तो मैं आपको एक लिंक भेजूं और वो आप क्लिक करें तो मैं आपको ऑटो फिल डिटेल सारा चुरा सकता हूं, जिसमें आपके पासवर्ड्स भी है, बाकी डिटेल भी है, बैंक अकाउंट डिटेल, सब कुछ है। और ये डिटेल सोर्स होकर बिकते हैं। ऐसा नहीं है कि क्रिमिनल पहले बैठ के पासवर्ड हैक कर रहा है फिर अकाउंट वो अक्वायर कर लेगा, क्योंकि इकोसिस्टम में हर तरह के रोल प्ले कर रहे हैं लोग। एक बंदा है जो आपको सिर्फ डेटा चुरा के दे रहा है, एक बंदा है जो उसका मिसयूज करके क्राइम कर रहा है, एक बंदा है जो पैसा आएगा उसको इंडिया के बाहर कैसे भेजा जाए, एनोनिमाइज कैसे किया जाए जल्दी से जल्दी, एक बंदा है जो सिम कार्ड और बैंक अकाउंट डिटेल देगा आपको चोरी के, जो कैसे यूज करें, म्यूल अकाउंट्स वगैरह। ये एक इकोसिस्टम जी। तो ये लगातार होता रहता है। ऐसा कोई केस आया आपके पास? हाँ, ये तो हर केस का यही खेल है कि डेटा कहाँ से आया। देखिए, कोई भी क्राइम जो साइबर क्राइम होता है वो क्रिमिनल का पहला अटेम्प्ट नहीं होता, वो यूपीएससी का थर्ड अटेम्प्ट होता है। पहले अटेम्प्ट में वो डेटा एक्वायर करता, रेकी करता, उसके पास सारे डिटेल होते हैं आपके। अब उसको मान लो सिर्फ ओटीपी चाहिए, तो उसके लिए भरोसा जीत कर ओटीपी चुराने के मैं तरीके बताऊंगा, वैसे निकालेगा और फिर गेम हो जाएगा। पर वो इंटरव्यू राउंड है, जब कॉल आपको आ गई है, दैट इज इंटरव्यू राउंड। उससे पहले ही हैज एनफ इन्फॉर्मेशन अबाउट यू सो दैट ही कैन प्लान दैट अटैक वेक्टर। हमेशा हम बात करते हैं जब आपने गलती की इंटरव्यू राउंड की, हम कभी ये बात नहीं करते कि इससे पहले कोई डेटा चोरी भी हुआ है। यदि हमारा फोकस उस डेटा चोरी पे हो जाए तो जितने लोगों के पैसे गए हैं ना, सबके वापस आ जाए। तो जो भारत सरकार का बिल आया, डीपीटीपी, डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन बिल, ये लाया ही इसलिए गया कि जो डेटा चोरी हो रहा है वो ना हो, और यदि हो तो जिस कंपनी से डेटा चोरी हुआ उस पर 250 करोड़ की पेनल्टी लगे। अच्छा, ये सीधे क्लियर 250 करोड़ तक की पेनल्टी का प्रावधान है। क्योंकि यदि डेटा चोरी होना रुक गया ना तो साइबर क्राइम भी रुक जाएगा। तो ये दोनों चीजें इतना इंटरलिंक है। तो पहले हमने स्टार्ट किया था कि डेटा दिया जा रहा है, वो तो आपके ऐप से जा रहा है, वो तो आपके वेबसाइट जहां भी आप जो जा रहे हो, फिर वो सुरक्षित नहीं है वहां, तो और खतरा हो गया। फिर उससे एक तो एआई बन रहा है जो आपके अगेंस्ट यूज सकता है, और दूसरा वो क्रिमिनल को भी ऑफर कर दिया जाएगा तो वो अटैक करेंगे। सो ये कहानी डेटा से शुरू होके क्राइम तक ऐसे इवॉल्व हो जाती है जी। इसलिए यदि आप डेटा मिनिमाइज कर लें तो शायद वहीं आपके चांसेस ऑफ गेटिंग ट्रैप्ड मिनिमम हो जाए। तो जो हमारी सेटिंग की हम बात कर रहे थे कि आप कभी भी कोई ऐप इंस्टॉल करें तो उसको मिनिमम डेटा दें। जरूरत नहीं है तो एसएमएस एक्सेस जैसे आप दे देते हैं सबको। क्यों देना है सबको एसएमएस एक्सेस? आपका सिर्फ मुझे एसएमएस भी मिलता रहे ना तो मैं आपका पूरा चित्रण कर सकता हूँ। बिल्कुल, क्योंकि आपके सारे अलर्ट आएंगे, ट्रांजेक्शन अलर्ट आएंगे, ओटीपीज आएंगे, बिल्डिंग में घुसने से लेकर परचेज तक सब आ रहा है उसमें जी। तो सिर्फ एसएमएस का एक्सेस लाइट लगता है आपको, पर नहीं, वो तो आपके फाइनेंशियल रिकॉर्ड भी जा रहे हैं, आपके बैंक में कितना पैसा कब आया, कहाँ से गया, कैसे, सब जाता है। वो परचेज हिस्ट्री, दैट इटसेल्फ इज डेंजरस जी। तो एसएमएस एक्सेस हम 24 घंटे 365 दिन के लिए सबको दे देते हैं। जब जरूरत है तभी दें। जब ओटीपी एप्लीकेशन चाहिए उस समय ओनली व्हेन इट इज
रिक्वायर्ड, Required. अदरवाइज तो इंस्टाग्राम पे सेटिंग क्या बता रहे थे आप, एग्जैक्टली क्या करूँ मैं वहाँ पे? आप अब्यूजिव डिक्शनरीज फिल्टर को कर सकते हैं ब्लॉक, मतलब कि आपको इस तरह के शब्द कोई ना लिख पाए, ओके। पोस्ट ना कर पाए, और भी पर्सनलाइज सेटिंग्स आप कर सकते हैं कि मुझे इस तरह की एज ग्रुप वाइज फिल्टर करना है, या जो भी जियो लोकेशन वाइज फिल्टर करना है, जो खासतौर से टीनेज बच्चों के लिए ज़रूरी होता है। ओके। क्योंकि वो उस समय टारगेटेड किए जाते हैं जब वो उनको हर चीज़ एक्साइटमेंट लग रही होती है। एक और चीज़ मैं यहाँ बताऊं कि जैसे कि कई सारे ऐसे गेम होते हैं जिसमें चैट फैसिलिटी होती है जी। जैसे पबजी है या रोब्लॉक्स है। बच्चे जब गेम खेल रहे होते हैं तो बच्चों को लगता है कि सामने वाला जो है वो उन्हीं की एज ग्रुप का है, पर एक सर्वे के मुताबिक अधिकतर गेमर्स बड़े भी होते हैं और उसमें से कई सारे क्रिमिनल भी होते हैं, क्योंकि वो बच्चों के गेम के थ्रू आपके फ़ोन तक पहुंचते हैं। आप शायद वो गलती नहीं करोगे पर आपका बच्चा कर सकता है। जी। यदि मैं आपके बच्चे को एक लिंक भेजूं जो आपका फ़ोन यूज़ कर रहा है और गेम खेल रहा है और उसको क्लिक कर दे वो, और उसकी बहुत सारी इन्फॉर्मेशन क्रिमिनल के पास आ जाए और वो उसको बोले, अच्छा मुंबई में बैठे हो, अंधेरी वेस्ट में, मोबाइल तो तुम्हारा 15% चार्ज है, चार्ज क्यों नहीं कर लेते, वोडाफोन का सिम यूज़ करते हो, ये निकालना बाएं हाथ का खेल है, एक लिंक भेजो सब निकल आएगा। तो बच्चा तो घबरा जाएगा कि इसको कैसे पता। हाँ। यार तुम्हें कैसे पता, अरे तुम भी कर सकते हो, कैसे, अरे लिखो इंस्टॉल करो, ओह शिट, खत्म। ऐसे निकलते हैं पैसे। और फिर हम कहते हैं साहब OTP भी नहीं आया, अलर्ट भी नहीं आया, हमने तो गलती भी नहीं की। तो आप अपने बच्चे को रोड पर किसी अनजान आदमी से बात नहीं करने दोगे, उसको फ़ोन दे दिया जो लाखों लोग फोन पे बात के सामने खड़ा कर दिया उसको आपने, हम्म। एंड ही इज ट्रस्टिंग, उससे बड़ा रिस्क हो जाता है। जी। जीमेल की कोई सेटिंग्स है? जीमेल की बहुत अच्छी सेटिंग्स है। देखिए सबसे पहले तो आपके फ़ोन में जो जीमेल है, अपना फ़ोन तो आप सिक्योर करके चलते हो, साथ फेस से खुलेगा, पिन से खुलेगा, और बायोमेट्रिक भी है, और ये भी है, और वो भी है, सब है। पर वही जो फ़ोन के अंदर का जीमेल है, यदि आप देखें तो आपने लैपटॉप में भी लॉगिन कर रखा होगा, हो सकता है आपके किसी टैबलेट में भी हो सकता है किसी डेस्कटॉप सिस्टम पे भी है ऑफिस के, एक दूसरे फ़ोन में है जो अभी ड्रॉर में पड़ा है, आप उसको यूज़ नहीं कर रहे हो। यदि मुझे वो दूसरा फ़ोन या डिवाइस जिसमें आपका जीमेल है 10 सेकंड के लिए मिल जाए तो मैं आपकी ज़िंदगी में कलह क्रिएट कर दूँगा। अब देखिए कैसे, इसलिए बता रहा हूँ कि जीमेल कितना लॉगिन करना कितना खतरनाक हो जाता है। सबसे पहले तो मैं जीमेल के थ्रू आपका गूगल डैशबोर्ड एक्सेस कर सकता हूँ। उससे मुझे आपके पिछले 15 साल की लोकेशंस मिल जाएंगी, हर सेकंड की, आप कहाँ गए, कहाँ रुके, किस होटल में कब निकले, एक एक सेकंड के रिकॉर्ड मिल सकते हैं। सारी फोटोज़, सारी मेल्स में देख लूँगा, वो तो मिल ही है। आपके सारे कॉन्टैक्ट्स मुझे मिल जाएंगे, आपके सारे पासवर्ड मुझे मिल जाएंगे क्योंकि वो सेव्ड होते हैं। पिक्चर्स मिल जाएंगे, आपकी प्ले स्टोर की हिस्ट्री मिल जाएगी, आप आज तक कितनी एप्लीकेशन इंस्टॉल की, कब कौन सी इंस्टॉल की, कब अनइंस्टॉल की, विच इटसेल्फ इज़ वेरी डेंजरस। पर्सनलाइज कई बार कुछ लोग हरकतें करने के लिए कुछ उल्टी सीधी ऐप भी इंस्टॉल करते हैं, तो बहुत कुछ बता देता हूँ। उसके अलावा बैंक अकाउंट डिटेल्स, आपके प्लॉट्स, लाइक बहुत सारी चीज़ें ऐसी मिलती हैं। आपके फ़ोन में रिमोटली में कुछ इंस्टॉल भी कर सकता हूँ। आप प्ले स्टोर ब्राउज़र में खोलें तो आपसे पूछता है, यदि आपने वो सेम जीमेल लॉगिन कर रखा है, कि मोबाइल में इंस्टॉल करना है एप्लीकेशन, कि टैबलेट में करनी है, कि फ़ोन में करनी है, वॉच में करनी है, वो चारों पांचों ऑप्शन पूछता है आपसे। तो आपका जीमेल यदि लैपटॉप में लॉगिन है तो मैं जीमेल से ही आपके फ़ोन में एप्लीकेशन इंस्टॉल कर सकता हूँ। हाँ। एक और फीचर है गूगल का जिसको बोलते हैं गूगल बैकअप कोड्स। ये होते हैं आपके फ्यूचर OTPs। यदि मुझे आपका जीमेल का एक्सेस मिल गया 10 सेकंड के लिए, तो सबसे पहले मैं सेटिंग्स में जाऊंगा, 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन वाले सेक्शन में लास्ट ऑप्शन होगा गूगल बैकअप कोड्स। वो आपको 8 OTPs डाउनलोड करने का ऑप्शन देगा। वो OTPs जो आप कभी भी यूज़ कर सकते हो इन फ्यूचर, मतलब वो जो आगे आते हैं आपके, वो आज आप डाउनलोड आज कर सकते हो। आप निकाल के रख लो, मैंने आपका निकाल लिया, अब मैं आपके जीमेल में लॉगिन कर लूँगा, आपको पता भी नहीं पड़ेगा। जी। तो ये रिस्क देख रहे हो धीरे 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 कहाँ तक। और आपने क्या किया, जीमेल तो लॉगिन किया था। अभी जहाँ मैं नोएडा में रहता हूँ, वहाँ जैसे कोई जेरोक्स शॉप पे चले जाओ और लोग आते हैं प्रिंट आउट निकलवाने के लिए, हाँ साहब जरा वो जीमेल का पासवर्ड बताइए। हाँ जी ये पासवर्ड, लिख के दे देते हैं पासवर्ड, उसमें लॉगिन भी हो जाता है। अब सोचिए क्या नहीं हो सकता उनके साथ, बल्कि अगर बंदा खत्म एक बार खुराप आती है बिल्कुल तो आपको खत्म कर देगा। ये रिस्क है जो लोगों को अंदाजा ही नहीं है। जी। फिर लोग आते हैं कि फोन हैक ऐसे नहीं होते। आप लोगों को क्या लगता है, कुछ भी उनके संग अनयूजर होने लगे ना तो पहला डाउट जाता है मेरे सर फोन हैक हो गया। 99% टाइम फोन हैक नहीं होता, ये जो फीचर्स हैं ये मिसयूज हो रहा होता। अच्छा। और आप
आपको उसी से डरा दिया जाता है इतना कि आप घबरा जाते हो। और एक ही वर्ड आता है, मैं तो हैक वर्ड इतना मिसयूज होता है। हैक करना किसी का फ़ोन ऐसा भी नहीं कि आप, लेकिन हाँ, मैं OTP उड़ाना, ये सब हरकतें, ये दिस इज नॉट टू टेक्निकल। हाँ, ये तो बच्चे भी कर लेते। तो ये जो नॉन टेक्निकल मेथड्स विद लिटिल सोशल इंजीनियरिंग आपकी लाइफ में केओस क्रिएट कर सकते हैं, मैं उनके बारे में पहले अवेयर करना चाहता हूँ। जी। लोग कहते नहीं साहब कोई एप्लीकेशन दे दो मैं सेफ हो जाऊं, ऐसा कभी नहीं होगा, क्योंकि हैकर विल नेवर हैक योर डिवाइसेस टू रीच टू यू। हैकर विल ऑलवेज हैक यू टू रीच टू योर डिवाइस। मेरा ये सवाल है, आपने ये पहले कहा हुआ है, और मैं, बट यू मेकिंग सेंस कि पहले वो आपको समझेंगे और फिर आपकी दुनिया बदल देंगे। तो हमें एंटीवायरस यहाँ चाहिए, एंटीवायरस वहाँ नहीं चाहिए। जी। यदि हम इसलिए बार बार स्पिरिचुअल में इसलिए होना चाह रहा हूँ क्योंकि ऐसा कोई टूल यदि होता कि मैं आपको दे दूं और आपके संग ना हो, तो फिर मैं बैठे ही नहीं होता। यदि ऐसा कोई टूल होता तो ट्विटर हैक क्यों होता? जी। ऐसा कोई टूल होता सॉफ्ट बैंक क्यों हैक होता? और ये जो बड़ी बड़ी कंपनीज हर दिन हम सुन रहे हैं ये क्यों हैक होती है? उनके पास क्या बजट की कमी है? उनके पास क्या फायरवॉल नहीं है, राउटर्स नहीं है, गेटवेज नहीं है, स्विचेस नहीं है, एंटीवायरस नहीं है, इंट्रूजन प्रिवेंशन सिस्टम नहीं है, इंट्रूजन डिटेक्शन सिस्टम नहीं है, सिक्योरिटी ऑपरेशन सेंटर नहीं है, एंड पॉइंट प्रोटेक्शन सिस्टम नहीं है, AI बेस्ड प्रोविजंस नहीं है। उनके पास सब कुछ है। जी। 100 मिलियन 200 मिलियन से ज़्यादा तो सिक्योरिटी बजट होगा ट्विटर का, लेकिन हैक हो गया ना, हर आदमी का पासवर्ड बाहर। ये जानना ज़रूरी है। और जब इन्वेस्टिगेशन हुआ तो हैक किसने किया था? FBI स्टार्टेड द इन्वेस्टिगेशन, ट्विटर हैक की, और 3 बच्चे अरेस्ट किए उन्होंने। 17 साल का निमा फजेली ऑरलैंडो से, 19 साल का ग्राहम इवान क्लार्क फ्लोरिडा से, और 21 साल का लड़का। एक्चुअली जो हैकर था वो 17 साल का लड़का था, उसने हैक किया था, और बाकी दोनों ट्विटर हैक एज ए सर्विस डिस्कॉर्ड और डार्क वेब पे बेचते थे। अब आपको यार 17 साल के बच्ची को तो सिक्योरिटी का एस नहीं पता जी, और वो हैक कर रहा है ट्विटर। इसका मतलब है हमने सिक्योरिटी को समझा ही नहीं आज तक। और ये पहली बार नहीं हुआ। अविनाश जी, आप गूगल करना टॉप 10 हैकर्स ऑफ द वर्ल्ड, तो आपको केविन मिटनिक से लेकर जोनाथन 10 नाम मिल जाएंगे। केविन मिटनिक अब नहीं रहे, ही वाज द गाय हु यूज्ड टू हैक बैंक्स। फिर जोनाथन जो नासा और रिसर्च एजेंसीज, इन सब ने अपना बेस्ट हैक जब किया, ये 15 या 16 साल के थे। खुराफाती थे। नहीं, ये सिक्योरिटी समझ में ही उस एज में आती है। मतलब जो आप जैसे पढ़ लिख जाते हो फिर आप कुछ बड़ा कर नहीं पाते, क्योंकि नेचर डज नॉट गिव अस सिक्योरिटी। हम प्रोसेस के थ्रू सिक्योरिटी क्रिएट करना चाहते हैं, वहीं गलतियां हो जाती हैं। मैं आपको बोलूँगी अविनाश जी हमारा घर सिक्योर कर दीजिए, तो आप हाँ कर देंगे सर। बुकिश कैसे करोगे सर? ना गेट पर ना बायोमेट्रिक एक्सेस कंट्रोल लगाऊंगा, बिना फिंगरप्रिंट कोड के घुस ही नहीं सकता। वेरी गुड, और सिक्योर कर दो। और सर CCTV लगा देता हूँ सर। वेरी गुड, और सिक्योर कर गया सर। RF सेंसर लगाऊंगा, चिड़िया भी नहीं आएगी सर अंदर। कैसे कोई उछा जाएगा? ड्रोन नहीं आएगा, चिड़िया भी नहीं आएगी, और सिक्योर कर। आप कर क्या रहे हो? बेसिकली यू कीप ऑन एडिंग लेयर्स, बिकॉज वो किताब में लिखी थी। अब क्रिमिनल ने आपके घर में घुसना है, वो तो किताब पढ़ के आए नहीं बेचारा जी, उसको तो पता नहीं कि RF क्या होता है और बायोमेट्रिक। वो सिचुएशन ऐसी क्रिएट करेगा कि आप खुद अपना बायोमेट्रिक डिसेबल करोगे, खुद अंदर घर में जाओगे, पैसा इकट्ठा करोगे, उसको दे दोगे, और फिर थाने में जाके चिल्लाओगे मैं लुट गया, बर्बाद हो गया। ये होता है एक्चुअली। खुद लक्ष्मण रेखा पार करेंगे आप। तभी तो आसान हुआ था रावण के लिए। एग्जैक्टली। तो आप बार बार पुश करते हो कि भाई तो सॉफ्टवेयर में कुछ दे दो या कॉन्फ़िगरेशन सेटिंग्स। मैं करा देता हूँ सेटिंग्स, पर जिस दिन आप मैनिपुलेट होना शुरू हो गए, डिजिटल अरेस्ट का जो केसेस हुए हैं, तो आईफोन थे सबके पास। डिजिटल अरेस्ट का केस कोई गरीब के संग तो हुआ नहीं है। अंकुश बाहुगुना के साथ हुआ था कुछ समय। 7.5 करोड़ गए किसी के, 3.5 करोड़ गए किसी के, 60 लाख गए, इसी रेंज में गए, पूरा पैसे ही जाता है। तो आई एम श्योर कि many of them were using most secure पॉपुलर फोन। तो फोन यदि बचा लेता आपको या कोई सिक्योरिटी सेटिंग बचा लेती, तो फिर इनके संग नहीं होता। तो ये जो मिथ है यही ब्रेक करना है। फोकस गलत जगह है, इसीलिए गलतियां हो रही हैं जी। जिसने पॉडकास्ट नहीं देखा उनके संग गलतियां होंगी। बिल्कुल बिल्कुल। तो कोई सेटिंग नहीं है, पर सिर्फ साइकोलॉजिकली अपने आप को अवेयर रखें। इसलिए जितनी कहानियां सुना दूंगा उतना आप बचे रहेंगे जी। और आज मैं 12 तरीके दी OTP चुराने के बता दूं, तो ऐसा नहीं कि 12 ही तरीके हैं। कल 2 हफ्ते बाद आऊंगा 13वां बताऊंगा, क्योंकि क्रिमिनल भी इवॉल्व कर रहा है। पर दिस इज द ओनली वे।
आपका सबसे डिफिकल्ट केस कौन सा रहा है? डिफिकल्ट केस अब किस सेंस में मैं डिफिकल्ट बोलूं, क्योंकि एक अजीब सा केस बताता हूँ। देखिए, मैं कई सारे केसेस ऐसे हैं जो मैं अभी इसलिए नहीं बता सकता। दो तरह के रीजन, एक तो कुछ भी वेब सीरीज बन रही है तो मैंने उसमें यूज कर ली है तो आई एम नॉट सपोज टू रिवील दोज केसेस, तो थ्रिल चला जाता है। और कुछ डिफेंस के होते हैं जिसमें हमें अलाउड नहीं होता कि हम वो चीज़ बताएं। श्योर। लेकिन जो ऐसे हैं जो बताया जा सकते हैं, एक कंपनी थी, उसका डेली उस पर डीडोस अटैक होता था। डीडोस अटैक जानते हैं आप क्या होता है? नहीं। डिस्ट्रीब्यूटेड डिनाइल ऑफ सर्विस अटैक। मतलब आपके सर्वर की कैपेसिटी है, उस कैपेसिटी से ज़्यादा लोड या रिक्वेस्ट आपको आने लगे तो आपका सर्वर हैंडल नहीं कर सकता, वो क्रैश हो जाएगा या वो हैंग हो जाएगा। अब इस चीज़ को बोलते हैं डॉस अटैक, डिनाइल ऑफ सर्विस अटैक, जहाँ पर सर्वर जो है वो डिनाइल मोड में आ गया एंड इट कांट हैंडल एनी मोर रिक्वेस्ट। और ये अटैक लगातार होते हैं। आप देखो, फलानी वेबसाइट डाउन हो गई, इस सर्वर पे डॉस अटैक हो गया, IRCTC वेबसाइट डाउन है, ये होते ही। उसके लिए एंटी डॉस सिस्टम भी आते हैं जिनसे ट्रैफिक फिल्टर करके मैनेज किया जाता है, लेकिन फिर भी होते हैं। तो एक स्टार्टअप थी नोएडा में, उस डेली ई-कॉमर्स की कंपनी थी कुछ एग्रीटेक में, उनके पास अटैक आता था और वो डेली डाउन हो जाते थे। तो थाने में गए, साहब ऐसा ऐसा हो रहा है। तो उसने कहा हम क्या करें? बोले आप पकड़ो कौन कर रहा है। तो बोले टेक्नोलॉजी आप जानते हैं, हम कैसे पकड़ें? तो बात उसमें किसी बड़े सेलिब्रिटी ने पैसा लगा रखा था, तो उनका कॉल आया कि आप देख लीजिए। तो मैंने कहा, मैंने बात की फिर CEO से, तो मैंने कहा आप एंटी डीडोस सिस्टम यूज़ क्यों नहीं करते? बोले हम करते हैं सर। तो मैंने कहा फिर कैसे हो रहा है? बोले फिर भी हो रहा है। तो मैंने कहा आप मुझे ट्रैफिक लॉग भेज दीजिए। तो ट्रैफिक लॉग मतलब उस हफ्ते में जो भी सर्वर पे रिक्वेस्ट आई है उसका लॉग मेंटेन किया जाता। जब मैंने ट्रैफिक लॉग एनालिसिस किया तो पता पड़ा कि इसमें से 80% ट्रैफिक दिल्ली के आसपास की है, नोएडा, दिल्ली, गाजियाबाद, NCR रीजन जो बोलते हैं, नेशनल कैपिटल रीजन। इस मतलब खेल तो यहाँ से खेला जा रहा है, सारा जेन्युइन ट्रैफिक है। तो मैंने उसमें से 22 IP एड्रेस ऐसे निकाल लिए जो नोएडा के थे। और IPv6, 2 तरह के IP होते हैं, IPv4, IPv6। IPv6 क्यों निकाला, ये टेक्नोलॉजी वाले समझ जाएंगे, बताने की जरूरत नहीं है। और उसकी वो भेजे हमने ऑपरेटर को कि इनसे लिंक जो मोबाइल नंबर है बता दीजिए। तो उन्होंने मुझे 22 मोबाइल नंबर भेज दिया। उन मोबाइल में मैंने कॉल किया कि भाई आप इस वेबसाइट क्यों एक्सेस करते हैं डेली? बोले सर हम जानते नहीं वेबसाइट के बारे में, हमने कभी एक्सेस नहीं किया। तो मैंने कहा आपके मोबाइल से रिक्वेस्ट जा रही है? बोले सर हमें नहीं पता। तो सारे के सारे मोबाइल हमने थाने बुला लिया, स्कैन किया, तो सब के सब हैक थे। सबके मोबाइल के अंदर ब्राउजर में एक मेलवेयर इंस्टॉल था, इसका नाम है Cloud9। अब Cloud9 मेलवेयर एक 0 क्लिक मेलवेयर है, मतलब आपके फ़ोन में आ जाएगा बिना आपसे कोई क्लिक कराए। और ये एक रशियन APT ग्रुप का मेलवेयर है, इज़ वेरी पॉपुलर, आप लिख लें, कभी पढ़िए इसके बारे में। Cloud9 मेलवेयर आपके ब्राउजर में आके आपके ऑटोफिल डिटेल चुरा लेगा और आपके बिहाफ पर आपके मोबाइल से या लैपटॉप से रिक्वेस्ट भेज सकता है किसी भी सर्वर पर। तो मैंने कहा रशियन APT ग्रुप एक स्टार्टअप के पीछे क्यों पड़ा हुआ है? भाई उसको हैक ही करना होगा तो कोई बड़ी कंपनी करेगा, रिसर्च एजेंसीज करेगा और इसरो DRDO पे होंगे, लेकिन ये क्या है? तो कुछ तो लोचा है। तो फिर मैंने उन 22 लोगों के पीछे पैटर्न देखा कि इनका कोई ऐसा इन्वॉल्वमेंट है जो नेशनल सिक्योरिटी को लेकर हो या कुछ तो रहा हो। कुछ ना मिला, कोई कॉमन चीज़ मिल जाए, नहीं मिली। तो फिर मैंने उनके फ़ोन फर्दर डीप डाइव करके सिस्टम लॉग्स निकाले और ये पता करने की कोशिश की कि ये मेलवेयर आया किस दिन। तो कुछ में डेट एंड टाइम मिल जाती है, तो वो डेट एंड टाइम पता पड़ गई। सबका अलग अलग डेट एंड टाइम था, रैंडम टाइप का। फिर हमने देखा कि जब ये इंस्टॉल हुआ इनके फ़ोन के अंदर, उस समय इनकी लोकेशन कहाँ थी, कहाँ थे ये लोग, तब पहला ब्रेक थ्रू मिला। सबकी लोकेशन कनॉट प्लेस। अच्छा, तो कनॉट प्लेस, हाँ, अलग अलग डेट अलग अलग टाइम पर। तो मैंने पूछा भाई कनॉट प्लेस क्या करने गए थे? बोले हम तो सर एक खाना खाने गए थे रेस्टोरेंट में और मीटिंग थी, ब्रेकफास्ट मीटिंग, डिनर मीटिंग, लंच मीटिंग, ऐसे। तो मैंने कहा ऐसी ACP साहब चलो हम भी खाना खा के आते हैं। गए वहाँ पर, उसको वेटर आया उसको ऑर्डर देने के लिए। तो वेटर बोला सर कोविड के बाद तो हमने वो मेन्यू कार्ड छापना बंद कर दिया है, ये QR कोड है, इसको आप स्कैन कीजिए और ऑर्डर कर लीजिए। बहुत रेस्टोरेंट्स में ही होता है। तो हमने जैसे वो QR कोड स्कैन किया, कुछ ऐसा लगा मुझे कुछ तो हुआ है, और मैंने स्कैन किया तो मेरे फ़ोन में Cloud9, मतलब इतना फास्ट होता है, वो सफारी के अंदर भी आ जाएगा। तो ये तो समझ में आ गया कि खेल यहाँ से रचा जा रहा है। अब होता क्या है कि जितने रेस्टोरेंट हैं, हॉस्पिटल्स हैं, रिसोर्ट्स हैं, इनकी जो वेबसाइट होती है ना, इनकी सिक्योरिटी का ध्यान नहीं रखते लोग। इनको लगता है कि हमें कौन हैक करेगा।
और कोई ई-कॉमर्स का काम हम कर नहीं रहे हैं, वो तो अलग चैनल के थ्रू होता है। तो हैकर इनकी वेबसाइट हैक करके इसमें अपने कोड इंजेक्ट कर देते हैं। अब जो भी इनकी वेबसाइट एक्सेस कर रहा है उसके फ़ोन में घुस सकते हैं, उनके डेटा चुरा सकते हैं। सो दिस इज अनदर मेथड ऑफ स्टीलिंग। आप बोले थे कैसे जाता है, तो गलती इनकी है, डेटा हमारा चला जाता है, फोन हमारा हैक हो जाता है, क्योंकि हम अपनी सिक्योरिटी ब्रीच की वजह से नहीं हुए हैं। अब फिर हमने देखा कि रेस्टोरेंट की वेबसाइट किसने हैक की, तो उसका सिस्टम लॉक चेक किया, तो पता पड़ा सारे आईपी एड्रेसेस नीदरलैंड और जर्मनी के हैं, वीपीएन आईपीस थे। तो इतने में जो डीसीपी साहब थे उन्होंने सजेस्ट किया, उन्होंने कहा यार जिसने भी ये रेस्टोरेंट की वेबसाइट हैक की होगी वो एक दिन रेस्टोरेंट में खाना खाने जरूर आया होगा, टेस्ट करने की भाई ये स्मूथली इंस्टॉल हो रहा है 2-3 फ़ोन में, उसने करके तो देखा होगा। मैंने कहा हाँ सर हो तो सकता है। तो जिस दिन वेबसाइट हैक हुई थी उसके 1 हफ्ते पहले और 1 हफ्ते बाद का हमने विजिटर लॉग निकलवाया उनका। आजकल रेस्टोरेंट में मोबाइल नंबर तो मांग ही लेते हैं। जी बिल्कुल, हमारी बात चल रही थी और हमने सीसीटीवी वगैरह भी एनालाइज किया और देखा कि कोई पैटर्न दिख जाए। तो एक पैटर्न हमें दिख गया कि एक बच्चा डेली आता है वहाँ पर, स्टूडेंट 1.5 घंटे बिताता था और चला जाता था। तो उसको ट्रैक किया तो पता पड़ा कि ये ग्रेटर नोएडा के एक इंजीनियरिंग कॉलेज का लड़का है। उठाया उसको, इंक्वायरी शुरू हुई तो उसने बता दिया, उसने कहा साहब मैंने हैक किया है। क्यों किया? तो उसने बताया कि ये जो स्टार्टअप कंपनी है इसमें मैं एज एन इंटर्न काम करता था। अरे बाप रे। इन्होंने मुझे पैसे वैसे नहीं दिए, कोई कॉन्फ्लिक्ट हुआ और आई वॉज इन टच विद जिस रशियन ईपीटी ग्रुप, मैंने इससे कहा ये 0 क्लिक मेलवेयर मुझे दे दो, मैं आपको प्रोविजन कर दूंगा कि आप हज़ारों मोबाइल हैक कर लोगे, क्योंकि मैं ऐसी वेबसाइट में जाके घुसा दूंगा रेस्टोरेंट में यहाँ वहाँ, आपको जो डेटा मिल जाए आप जो करना है करो, मेरा एक काम कर देना कि इस स्टार्टअप को जब तक डीडोस अटैक करते रहना जब तक ये बंद ना हो जाए कंपनी जी। और उनका लाखों का नुकसान होता था डेली। तो अगेन इफ यू नोटिस, ये तो मैं 1.5 साल पुरानी बात बता रहा हूँ, 1.5-2 साल। आज तो यही आ गया है, आज तो खतरनाक तरीके से होते हैं। आज तक के केसेस में बताऊंगा तो आप लगेगा कॉम्प्लेक्सिटीज और बढ़ती ही जा रही है। क्या है एआई की कॉम्प्लेक्सिटीज? सो हुआ क्या, केस से ही बताते हैं जी। एक हैदराबाद की कंपनी थी, उसका एक अकाउंटेंट था और उसको अचानक से शाम को 6 बजे निकल रहा था ऑफिस से, उसको एक ईमेल आती है उसके सीएफओ की कि अभी आधे घंटे में एक वेब मीटिंग है, उसको ज्वाइन कर लो जी। लिंक वगैरह भी था, तो इसमें मीटिंग ज्वाइन कर ली। एक सेंसर बिफोर वी मूव ऑन, मॉडल ऑफ द स्टोरी प्रीवियस स्टोरी का ये था कि कहीं पे स्कैन ना करें, कहीं पे नंबर ना दे और इंटर्न को हमेशा पैसा दे है ना? बिल्कुल बिल्कुल। सॉरी कंटिन्यू। तो खेल तो सारा पैसे के लिए हो रहा सर जी। पैसा पैसा ही सारे क्राइम की जड़ है। बिल्कुल। तो उसको मैं आपको बताऊंगा कैसे चेक कर सकते हैं आप किसी क्यूआर कोड की सेफ्टी, याद दिलाना मुझे। लेकिन इस केस को पहले देख लेते हैं। तो उसको ईमेल आई और उसको निकलना था, तो उसने कहा मैं टैक्सी से ही ज्वाइन कर लूँगा इसको। तो उसने अपने मोबाइल से ही टैक्सी से वह मीटिंग ज्वाइन कर ली। तो उसमें सीईओ सीएफओ बाकी लोग ज्वाइन हुए और उन्होंने डिस्कशन किया आपस में, कंक्लूड किया कि एक पेमेंट अभी एक वेंडर को करना है अर्जेंट। तो फॉलोड बाय दिस कॉल अकाउंटेंट को एक ईमेल आ गई सीएफओ से विद अकाउंट डिटेल्स, उसने पेमेंट इनिशिएट कर दिया, अगले दिन पेमेंट भी हो गया, बात आई गई हो गई। यही चीज़ एक बार और हुई, ऐसे करके अच्छा खासा पेमेंट कंपनी से निकल गया। 10 दिन के बाद वो डिटेल्स चेक कर रहे थे सीएफओ, तो उन्होंने बुलाया अकाउंटेंट को, ये पेमेंट कहाँ गया? बोले सर आप ही ने करवाया था। बोले मैंने कहाँ बोला? बोले नहीं, अरे आपने वेब मीटिंग में डिस्कस किया और मुझे फिर अकाउंट डिटेल भेजे। बोले मैंने कोई वेब मीटिंग ज्वाइन ही नहीं की है। बोले नहीं साहब की थी और बिल भी आई थी। वो बड़ा मैटर बन गया, पुलिस में चला गया मामला, इन्वेस्टिगेशन शुरू हुआ। तो पहले 3 पॉसिबिलिटीज़ होती हैं ऐसे केसेस में। पहला, ये हो सकता है अकाउंटेंट झूठ बोल रहा हो। दूसरा, हो सकता है कंपनी के ओनर झूठ बोल रहे हो। हाँ, क्योंकि कई बार पैसा इंडिया से बाहर भेजने के लिए लोग जानबूझ के इस तरह के क्राइम करवा लेते हैं जी, जैसे कि कई सारी कंपनीज रैंसमवेयर अटैक, फेक रैंसमवेयर अटैक प्लान करती है कि साहब रैंसमवेयर अटैक हुआ, हमें तो बिटकॉइन में भेजना था पैसा, हम क्या करते हैं डेटा नहीं रखा तो भेज दिया। अब बिटकॉइन में पैसा जैसे जाता है एनोनिमस हो जाता है और वो चला गया विदेश। अब कर लो जो करना है। तो आपने एक तरह से फेक रैंसमवेयर अटैक करके मनी लॉन्ड्रिंग कर दी जी, और अच्छे खासे पैसे ही कर सकते हो आप, 50 करोड़ 100 करोड़ तक मूव कर दो, कोई क्या ही कर ले, उसके बाद खत्म। सो इस तरह की भी पॉसिबिलिटीज होती हैं, तो हर एंगल से इन्वेस्टिगेशन करना पड़ता है। तीसरा कि वाकई कुछ हुआ ही है, सो यू कांट एक्सक्लूड एनी पॉसिबिलिटी।
अब जब हर एंगल से देखा तो वो ईमेल पहले टेक्स्ट की गई, तो ईमेल सीएफओ की ईमेल से ही आई थी। क्यों? क्योंकि इनका ईमेल सर्वर डीमार्क कंप्लाइंट नहीं था। अब यदि आपका ईमेल सर्वर डीमार्क कंप्लाइंट नहीं है तो कोई भी आपकी ईमेल स्पूफ कर सकता है। स्पूफ का मतलब मैं आप ही के ईमेल से इनको ईमेल भेज सकता हूँ। अच्छा, मैं आपके फ़ोन से इनको फ़ोन भी कर सकता हूँ। डीमार्क कंप्लाइंट, डीमार्क, DMARC, ये जरूर करा लें जो लोग स्टार्टअप्स या जो भी बिजनेस कर रहे हैं। बड़ी कंपनीज तो करा के रखती हैं, बट कई बार काफ़ी जगह नहीं होता, 95% जगह नहीं होता डीमार्क कंप्लायंस, लोगों को पता ही नहीं है जी। तो ये बहुत ज़रूरी चीज़ है। कई बार तुमने देखा बैंक की ईमेल डीमार्क कंप्लाइंट नहीं थी और उनसे ईमेल आ जाते थे लोगों को, लोग लुटे। तो इस तरह की सीवियर वल्नरेबिलिटीज देखी गई हैं। तो बैंक का चूंकि नहीं, इसका कंपनी का नहीं था, इसलिए वो ईमेल स्पूफ हुई और उसके बाद ईमेल पे ट्रस्ट हो गया। पर ये भी तो हो सकता है कि जानबूझ के डीमार्क कंप्लाइंट नहीं कराया गया हो ताकि हम स्पूफ करके ऐसा रच सकें, गलती कराएं अकाउंटेंट से। तो वो एंगल भी देखा गया। फिर अकाउंट डिटेल आए थे, वो बाहर के थे, वो उसकी इन्वेस्टिगेशन शुरू हुई। फिर हमने डिवाइस टेस्ट करने शुरू की। तो जब हमने अकाउंटेंट का मोबाइल और लैपटॉप टेस्ट किया, स्कैन किया, तो अकाउंटेंट के फ़ोन में एक स्क्रीन रिकॉर्डिंग ऐप मिल गई जो उसकी वाइफ ने इंस्टॉल की थी उस पर नज़र रखने के लिए। वाह, जिसकी वजह से बचा जी। क्योंकि वो जो स्क्रीन रिकॉर्डिंग ऐप थी उसने वो वेब मीटिंग रिकॉर्ड कर ली थी और उसमें वो CEO CFO वगैरह सब देख रहे थे। हाँ। तो लगा यार ये तो ज्वाइन किया है। अब एक एंगल था ये तो डीप फेक है जी, एक एंगल था ये लोग झूठ बोल रहे हैं। तो उनकी लोकेशंस चेक की, उस दिन कहाँ थे, क्या वेब मीटिंग में मतलब उनके पॉसिबिलिटीज ऑफ अटेंडिंग दिस, तो वो समझ में आ गया कि ये ज्वाइन तो नहीं किए। तो फिर डीप फेक कैसे हो सकता है? फिर उसको टेक्निकल एनालिसिस हुआ उस वीडियो का, तो पता पड़ा डीप फेक नहीं है, ये तो सही वीडियो है। फिर हमने देखा कि जब CEO जो जहाँ बैठ के बोल रहा है उसके पीछे एक वॉल क्लॉक है, उस वॉल क्लॉक में 2:30 बज रहा है, जबकि एक मीटिंग हुई है 6:30 बजे शाम को एज पर ईमेल जी। तो फिर 2:30 क्यों बज रहा है? तो उससे पूछा तुम्हारी घड़ी खराब थी? नहीं साहब। तो फिर एक ही पॉसिबिलिटी है, ये वीडियो रिकॉर्डिंग तब हुई है जब 2:30 बज रहा था घड़ी में। तो हो सकता है कि CEO ने कोई ऐसी भी मीटिंग ज्वाइन की है जहाँ पर दोपहर में 2:30 बजे और उस समय किसी ने स्क्रीन रिकॉर्डिंग करके वो वीडियो बनाया और फिर ऑडियो क्लोन किया और ऑडियो क्लोन करके वो जो आवाज़ थी वो लिपसिंग कराए। ये पॉसिबिलिटी हो सकती थी। तो फिर 2:30 बजे वाली मीटिंग कब हुई थी? तो उसका आउटलुक कैलेंडर देखा गया कि इसने कितनी ऐसी मीटिंग ज्वाइन की है ऑनलाइन जो 2 से 3 के बीच में हुई है। तो बहुत सारी मीटिंग मिल गई। फिर देखा कि उसको ज्वाइन कितने लोगों ने किया था। जितने लोगों पॉसिबल आए, जो लोगों ने उन वेब मीटिंग्स को ज्वाइन किया था, उन सबके लैपटॉप मंगा लिए। तो एक बंदे ने स्क्रीन रिकॉर्डिंग कर रखी थी, तो उसने प्लान किया था। तो ही यूज्ड टू रिकॉर्ड स्क्रीन्स, सीनियर VP का, CEO का, और उसके बाद ऑडियो क्लोन करके उसने वो फेक वीडियोस के थ्रू पूरा नैरेटिव सेट किया। और उस आदमी को पूरे कॉल में समझ नहीं आया कि ये ऑडियो क्लोनिंग एक्चुअली जब वो छोटे स्क्रीन पर आप देख रहे हो तो बहुत सारी चीज़ें इग्नोर कर जाते हो जी। और ज़रूरी नहीं कि हर बार वो वीडियो ऑन करके चलेगा, बीच में ऑफ भी कर देते ना वो। तो जितनी देर बोला उतना रियलाइजेशन के लिए था कि इसको लगे कि है। बाकी तो खेल रचा ही गया था। सो ही कुड नॉट रियलाइज, और इतना सोच भी नहीं सकता था कि देखिए ऐसे केस में अक्सर 2-3 लोग एक साथ क्लोन किए जाते हैं ताकि सामने वाले को डाउट ना हो जी। एक का होगा तो एक बार आप शायद वेरीफाई भी कर लोगे। वेरीफाई करोगे साहब आप ही ने बोला था ये ऐसा है वैसा है। जब 3 लोग एक साथ हो रहे हो तो आप वेरीफाई नहीं करते, लगता है यार तो सामाजिक निर्णय है, इसमें क्या दिक्कत। तो आगे AI के इस्तेमाल से इतने इल्यूजन क्रिएट होंगे कि आप शायद वर्षों नहीं समझ पाएंगे कि ये खेल तो बाप रे आपको फंसाने के लिए रचा गया था। एक वेब सीरीज में देख रहा था, इसमें एक लड़की को 9 साल तक ये नहीं पता था कि सामने वाला बंदा एक्चुअली है ही नहीं, और वो उसको अपना बॉयफ्रेंड मानती रही क्योंकि उसकी एक गर्लफ्रेंड उसको ट्रैप करके बैठी हुई थी। तो ये तो तब हुआ जब AI नहीं था जी। सिर्फ सोशल मीडिया पर वो मिलने जाती थी तो बहाना बना देता, मतलब देती थी, वो तो मेल बन के कर रही थी। लेकिन फिर एक दिन उसने ढूंढ ढांड के उस आइडेंटिटी पर पहुंची गई वो, तो वो तो कोई और ही निकला, तो कोई बंदा शादीशुदा था, उसको इससे मतलब ही नहीं था। तो उसकी आइडेंटिटी, उसकी पिक्चर, उसकी वो यूज करके उसने ट्रैप कर रखा था 8 साल तक। अब मैं सोच रहा हूँ कि ये चीज जब तब पॉसिबल थी तो आज तो बहुत कुछ भी कर सकते हो आप। एक वेबसाइट है thispersondoesnotexist.com, ओके, उस पर जाएं आप, तो आपको हर सेकंड एक नया ह्यूमन फेस मिलेगा
आप रिफ्रेश करते रहें, वो पेज फेस बनाते रहे, जो इस दुनिया में है ही नहीं, है ही नहीं। और आप उस फेस को देखें तो आपको प्यार हो जाएगा उन फेसेस से, मतलब इतने अच्छे फेस बना के देगा वो, हाँ, मेल फीमेल सब तरह के, बच्चे के, बड़े के, बुजुर्ग के, किसी भी कंट्री के, कल्चर के, टू रियल। अब उन फेसेस पर सोशल मीडिया प्रोफाइल बनते हैं, बम्बल प्रोफाइल बनते हैं, टिंडर प्रोफाइल बनते हैं, और लोग ट्रैप किया जाता है। तो डेटिंग ऐप्स भी खतरनाक है। जी, ये डीप फेक वीडियो कैसे आइडेंटिफाई किया जाए कि डीप फेक है या नहीं है? देखिए अब तो बहुत सारे टूल आ गए हैं, पर एक टूल मैं सजेस्ट कर देता हूँ, scanner.deepware.ai करके टूल है, deepware.ai। उस पर आप यूट्यूब का लिंक भी डाल सकते हो, उस पर आप वीडियो अपलोड करके भी चेक कर सकते हो। तो वो 2-3 तरीके से स्कैन करके बता देगा कि इसमें पॉसिबिलिटीज ऑफ डीप फेक है। कई बार क्या होता है कि यूट्यूब का वीडियो पर उसमें थोड़ा ही डीप फेक है, बाकी नहीं है, तो वो भी वो आपको बता देगा। आप सीधे यूट्यूब लिंक डाल के भी स्कैन कर सकते हो। और भी टूल है, जैसे कि माइक्रोसॉफ्ट का अपना टूल है, सेंटिनल भी करता है। इसके अलावा अलग अलग कंपनीज के पेड टूल हैं जो डीप फेक डिटेक्ट कर लेंगे। हर टूल की जो डिटेक्शन पॉसिबिलिटीज है वो 98-99% होती है। सो देयर इज ए फाइनाइट प्रोबेबिलिटी कि आप ना भी डिटेक्ट कर पाओ, क्योंकि जिस तरीके से इवॉल्व हो रहा है, परफेक्शन बढ़ता चला जा रहा है। तो ये बहुत बड़ा चैलेंज है। उसी वजह से टूल भी इंप्रूव हो रहे हैं, लेकिन ये रेस थोड़ा सा अभी आगे पीछे वाली है। कोई सेलिब्रिटी का कभी आपको फ़ोन आया कि ये डीप फेक वीडियो है और इसको, बहुत नाम लिए बगैर अगर आप केस बता पाएँ? देखिए अक्सर 2-3 तरह की प्रॉब्लम होती हैं सेलिब्रिटीज़ की। एक, सा मेरा इंस्टा हैक हो गया, हाँ, या मेरा इंस्टा से कोई बंदा थ्रेटनिंग मैसेज भेज रहा है मेरे उस पर, इंस्टाग्राम पर। तीसरा होता है कि आपके वीडियोस बन गए फेक नैरेटिव्स के संग जी, और सर्कुलेट हो रहे हैं, और अकाउंटेबिलिटी आप पे आ गई। आपने ध्यान दिया होगा अभी सचिन तेंदुलकर से लेकर विराट कोहली से लेकर मुकेश अंबानी तक सबके डीप फेक वीडियो बने, और उस डीप फेक वीडियो में वो लोग इन्वेस्टमेंट स्कीम बेच रहे थे कि आप 2,000 दीजिए, 10,000 बना लीजिए, 5,000 दीजिए, 15,000 हो जाएगा, देखिए इनके बन गए, ऐसे करके वो। और वो इतने रियलिस्टिक थे, कुछ तो बहुत ही खराब थे, लेकिन कुछ इतने अच्छे थे कि लोग फंस भी गए। जी। खराब वालों में भी फंस गए, इलॉन मस्क का भी था, अच्छा। और इलॉन मस्क हिंदी में भी बोल रहा था कई वीडियो और लोगों ने मान भी तो लिया। मान भी लेते लोग, मतलब ये देख रहे हो कि इस हद तक लोग पैसा, आसानी से पैसा कमाने के ट्रैप में आ जाते हैं। करेक्ट। तो इस तरह के केसेस आए कि साहब आइडेंटिफाई कीजिए, ओसिंट करके, हमने ओपन सोर्स इंटेलिजेंस हम उसको बोलते हैं, कि आइडेंटिफाई करके कहाँ कहाँ इस तरह के वीडियोस पड़े हुए। लेकिन इसको रोकोगे कैसे, क्योंकि एआई के लिए कोई लॉ तो है नहीं। जी। कोई किसी भी टूल का इस्तेमाल करके किसी का डीप फेक बना ले। अभी डीप फेक कंटेंट पोर्नोग्राफिक इंडस्ट्री में बहुत तेजी से पंप हो रहा है, और वो किसी के फेस, किसी के भी आइडेंटिटी को लेकर बनाए जा रहे हैं। तो ऐसे में चांसेस कि हम सब उसका शिकार हो जाएंगे वो बहुत ज़्यादा है, क्योंकि लॉ नहीं है कोई। तो मेरे ख्याल से सबसे ज़्यादा ज़रूरत इस वक्त एक रेगुलेशन की है, और सीवियर पनिशमेंट की। क्योंकि आइडेंटिटी थेफ्ट सिर्फ आइडेंटिटी थेफ्ट नहीं होता, वो कैरेक्टर थेफ्ट होता है। जी। आपकी मैं आइडेंटिटी चुरा कर किसी को धोखा देता हूँ आपके बिहाफ पे, और वो बंदा सुसाइड कर ले, या उसकी वजह से आप डिप्रेशन में चले जाए, तो दिस इज नॉट जस्ट, पता आइडेंटिटी थेफ्ट के सेक्शन है क्या, उसमें आपको सिर्फ 3 साल की सजा हो सकती है, वो भी बहुत मुश्किल से होती है, क्योंकि हमारे यहाँ जितने भी ऐसे सेक्शन है जिसमें 7 साल से कम की सजा का प्रावधान है, उसमें बेल आसानी से मिल जाती है। तो यदि आईटी एक्ट के तहत आपको अरेस्ट किया भी जाए कि आपने किसी की आइडेंटिटी चुराई, तो आपका बेल मिल जाएगी। डर नहीं है लोगों को, उनको पता है कि हम आइडेंटिटी थेफ्ट करके भी बेल लेके फिर बैठेंगे, फिर अपना लड़ते। बेलेबल ऑफेंस है। बेलेबल ऑफेंस। मैं उसको बेलेबल ऑफेंस नहीं मानता। हाँ, मेरे लिए इतनी बड़ी बात है, इट्स लाइक किलिंग समवन। जी। क्योंकि हमारी सोसाइटी में कैरेक्टर किसी का खत्म होना, इसका मतलब बंदा खत्म हो जाना। जी। तो मेरे लिए तो वो 302 ही है, मेरे लिए तो वो अटेम्प्ट टू मर्डर है या मर्डर है। ये जब तक उस लेवल का नहीं बनेगा तब तक आइडेंटिटी थेफ्ट होता रहेगा। जी। जी। पर कोई सेलिब्रिटी का केस है जो आपके पास आया हो? एक तो मशहूर डायरेक्टर हैं, उनके नाम से सोशल मीडिया प्रोफाइल बना, इंस्टा प्रोफाइल, और लोग, लड़कियों को मैसेज गए कि हम पहले तो कि ऑडिशन कर रहे हैं, आप फलानी फिल्म आ रही है, और वो न्यूज़ में था ही। तो उसके बाद वो बातचीत शुरू हो गई, पैसे वैसे भी मांगे गए। तो जब तक उन तक बात पहुंची, कुछ लोग शिकार हो चुके थे।
फिर हमने उसका बंदा आइडेंटिफाई किया, मुंबई में ही निकला, अच्छा। महाराष्ट्र साइबर ने किया। हम्म। और यशस्वी यादव जी हैं हमारे अभी महाराष्ट्र साइबर में, ही इज़ वेरी वेरी हेल्पफुल। तो ट्रेस आउट करके उसको प्रॉपर लीगल प्रोसेसिंग के थ्रू कंक्लूड कराया केस। 2 महीने बाद फिर बन गया। तो फिर कवायद शुरू हुई से। तो मैं कह रहा हूँ कि इस तरह की चीज़ें सिर्फ पकड़ने से भी नहीं रुकती। जी। प्रॉब्लम यह है, एक अगेन बॉलीवुड के बहुत बड़े कलाकार हैं, उनका ये था कि कोई उनके नाम से चैट क्रिएट कर लिया और वो चैट भेजकर दूसरे ग्रुप में कि देखो मैंने इस बंदे से बात की है और इसने आपके बारे में ऐसा ऐसा बोला टाइप से, उसको सर्कुलेट किया, कॉर्नर करने की कोशिश कर रहा था हाँ। कि उस बंदे को इस तरह से सेट कर दिया जाए। वो कह रहा यार मैंने चैट ही नहीं किया। तो ऐसी बहुत सारी एप्लीकेशन है जहाँ फेक व्हाट्सएप चैट बन जाते हैं। अच्छा। हाँ, आप किसी से भी चैट स्क्रीनशॉट बना सकते हो। हाँ। आप गूगल पर सर्च करो फेक व्हाट्सएप स्क्रीनशॉट, आपको पहली लिंक मिल जाएगी और आप बस दोनों की बातें लिखते रहो, टक 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 टक, और उसका नाम भी ऊपर आ जाएगा। जो आपने चाहे नंबर लिख दो, आप ऊपर नंबर ही आ जाएगा उसका। हाँ। सो किससे आप बात कर रहे हो उसका नंबर दिख रहा है और चैट दिख रही है और आप वायरल कर दो स्क्रीनशॉट। ये करना नहीं है किसी को, ये पर सिर्फ मैं बता रहा हूँ कि awareness आप, के लिए है। पर मैं इसलिए बता रहा हूँ कि जब यदि किसी के संग ऐसा हो तो प्लीज उस पर तुरंत कोई निर्णय ना लें, जी। क्योंकि वो फेक भी हो सकता है। हम्म। हमारे यहाँ जजमेंटल हैं लोग। हम्म। किसी का वीडियो आ गया डीप फेक आ रहा है, यही कर रहे, इसी ने किया होगा। जी। किसी के चैट अगर ये तो यही होगा, कोई फेक क्यों बनेगा। ये जो क्विक रिएक्शन है उससे बंदा खत्म हो जाता है कई बार। उसके पास आप ऑप्शन भी नहीं देते कि वो अपने आप को डिफेंड कर पाए। जी। अधिकतर केसेस में ये होता है, इसलिए मैं कह रहा हूँ कि वो हैं इस तरह के टूल जो ये कर सकते हैं। और एक केस में ये हुआ था कि उन्होंने अपने फ़ोन के अंदर अपना पासवर्ड रखा हुआ था और उसका स्क्रीनशॉट लीक हो गया था। अरे बाप रे। और उसी ने ट्वीट कर दी, तो वो काफ़ी बवाल हुआ उससे। तो अब मैं डिटेल में नहीं जाऊंगा वरना वो लोग गूगल कर निकाल लेंगे। तो ये सारी चीज़ें करते हैं लोग, गलतियां होती हैं। बट इस तरह के भी केसेस आए जैसे कि पायरेसी जैसे होती है। तो मेरा एक दोस्त था, उसकी एक फिल्म आ रही थी और लो बजट फिल्म थी वो। तो मेरे से बोला कि यार ये तो अगले दिन हम तो मुश्किल से 500 थिएटर में रिलीज़ कर रहे हैं जी, और ये तो लीक हो गई तो वैसे ही ख़त्म हो जाएगा, कुछ करो यार। तो मैं उस समय लंदन में था। मैंने कहा अच्छा। तो नॉर्मली इस तरह की सर्विसेज लोग देते हैं कि वो टेक डाउन करते रहेंगे और आइडेंटिफाई करते रहेंगे। मैंने उससे कहा कि कितना खर्चा आ रहा है, तो उसने बताया साहब ये लोग इतना मांग रहे हैं। मैंने कहा छोड़ो, मैं कुछ करता हूँ। मैंने कहा इससे पहले कोई और पायरेसी करे हम खुद ही कर देते हैं। मतलब किसी ने उसको फोन किया कि इतना पैसा दो वरना हम पिक्चर रिलीज कर देंगे? नहीं, वो एज ए सर्विस देते हैं कि एंटी पायरेसी सर्विसेज। हाँ, अच्छा, कंपनीज हैं, हाँ, लेकिन वो काफ़ी अच्छा, पैसा लेते हैं कि भाई हम जब आपकी पिक्चर रिलीज होगी 1 महीने के लिए हाँ, हम टेलीग्राम और जितने भी ये सब मॉनिटर करेंगे। मॉनिटर करेंगे और उसमें यदि पिक्चर दिखती है तो हम उसको रिमूव भी कराएंगे। ये एज ए सर्विस जाती है, बट दैट इज ऑल्सो वेरी कॉस्टली सर्विस। तो उसका बजट में नहीं था, तो मैंने कहा हम कुछ जुगाड़ करते हैं, सस्ता काम करते हैं। लेकिन क्या करोगे? मैंने कहा मैं उससे पहले कोई और पायरेसी करे हम कर देते हैं। तो यार अजीब बात कर रहे हो, फिर तो वही बात हो गई। मैंने कहा देखो ना क्या कर रहे हैं। तो मैंने उसके फिल्म का शुरू के 10 सेकंड लिए और पीछे पूरा गार्बेज उधर की वीडियोस चेप दी फालतू के जी, और टोटल 2 GB का कंटेंट बनाया। और वो 2 GB का कंटेंट विद प्रॉपर की फिल्म है जो भी रिलीज हुई है, हर जगह वायरल कर दिया। हाँ। टेलीग्राम पर पुश कर दिया, जहाँ जहाँ इसे निकलती थी जो डाउनलोड होती है जहाँ से लीड कंटेंट, और अच्छे से। हाँ। होगा क्या कि लोग जो डाउनलोड करना चाहेंगे वो डाउनलोड करेंगे जी। जब डाउनलोड करेंगे 2 GB का, तो उसके बाद जब प्ले करेंगे तो फ्रस्ट्रेट होंगे क्योंकि 10 सेकंड के बाद तो कुछ है ही नहीं। हाँ। तो गालियां देते थे नीचे। तो एक माहौल बन गया कि ये तो डाउनलोड ही मत करो, ये तो फेक ही है हर जगह। सो जिसने ओरिजिनल भी करने की कोशिश होगी उस पर भी भरोसा कम होगा। जी। सो यू क्रिएटेड अ पर्सन जी। तो मेरा ये अपन पहले कर देते हैं। तो कई बार कान सीधे सीधे ना पकड़ में आए तो उल्टा पकड़ के पकड़ लेना चाहिए। ऐसे है बहुत सारे लिंक्स एक्चुअली यूट्यूब पे फिल्म्स की जो कहते हैं कि पूरा है पर पूरा पिक्चर नहीं होता है। बिल्कुल। आपने थोड़ी देर पहले कहा QR कोड कैसे आइडेंटिफाई करें। तो एक ऐप है जो प्ले स्टोर पर भी है, ऐप स्टोर पर भी है, मोबी आर्मर करके, armor.mobi उसकी वेबसाइट है। तो उसमें 6 ऑप्शन हैं जो आपको इस तरह के अटैक वेक्टर से काफ़ी हद तक बचा सकते हैं। QR कोड स्कैनिंग पहला ऑप्शन है। तो जैसे कि QR कोड आजकल हम बहुत तरीके से इस्तेमाल करते हैं। विजिटिंग कार्ड एक्सचेंज है तो QR कोड है, आपका वाईफाई कनेक्शन है तो QR कोड है, मेनू कार्ड भी QR कोड है, पेमेंट भी है, एडवर्टीजमेंट भी है, बोर्डिंग पास भी है। तो
गलती से कोई क्यूआर कोड स्कैन हुआ तो गलत हो जाएगा। अभी यूके के अंदर और बेल्जियम के अंदर ऐसा लगातार हुआ, वहाँ पे पार्किंग लॉट पे जो क्यूआर कोड होता है वो किसी ने चेंज कर दिया और पैसे किसी और अकाउंट में जाते रहे। तो इंडिया में भी हुए बहुत सारे किस्से हैं। तो यदि आपको कोई क्यूआर कोड पर डाउट है तो आप पहले मोबी आर्मर से स्कैन कर लें। वो इसको सैंडबॉक्सिंग इन्वायरमेंट में ले जाएगा, वहाँ रन करके आपको रेड ग्रीन करके बता देगा कि ये सेफ है अनसेफ है। अनसेफ है तो क्यों है, ये आपका फ़ोन में कुछ इंस्टॉल करने वाला है, डेटा चुराने वाला है, पैसे चुराने वाला है, या ये वही पर्पस के लिए है, जैसे कि वाईफाई है तो वाईफाई सेफ है कि नहीं जी। तो वाईफाई की सेफ्टी का भी ऑप्शन इसके अंदर। और यदि वाईफाई अनसेफ है तो बताएगा कि वाईफाई क्यों अनसेफ है, और यदि वाईफाई किसी ने हैक कर रखा है तो उसका आईपी भी दे देगा कि इस बंदे ने हैक कर रखा है, उसको पकड़ लो, क्योंकि वाईफाई वाला तो हैकर तो आसपास ही होगा। दूसरा इसमें ऑप्शन है लिंक स्कैनर। जो दूसरे क्राइम होते हैं वो लिंक से होता है। कि आपको गूगल पे सर्च किया आपने कि मुझे उड़ीसा में होटल बुक करना है, शुरू में 2-3 लिंक आए, उसमें एक आध फ्रॉड निकला, आपने पेमेंट कर दिया और आप लुट गए। क्रूज बुक करना है आपको सिंगापुर में, आपने गूगल पर सर्च किया, लिंक आया, पे कर दिया जी। ये दिलजीत दोसांझ का शो था दिल्ली में, लाखों लोग लुट गए। गूगल पर सर्च किया, मुझे टिकट बुक करना है, तो उस पर बुक किया, पैसे दे दिए और लाखों का टिकट था वो जी। तो ये सब बहुत कॉमन है। अब ऐसे ही आरटीओ का लिंक आ गया, आपको चालान पे करो, आपने कर दिया, आपको कैसे पता है ऑथेंटिक लिंक जी जी। तो कोई भी ऐसा लिंक है जहाँ जिसमें आप ई कॉमर्स या कुछ करना चाहते हैं तो पहले मोबी आर्मर से स्कैन कर लें। ओके, डाउट भी है तो भी कर लें, ये आपको क्लियर बता देगा कि ये लिंक क्लोन्ड तो नहीं है, सेफ है अनसेफ है, क्या गड़बड़ कर सकता है, उसकी रेटिंग क्या है, और फिर आप कॉल लें कि आपको आगे जाना है नहीं जाना। तीसरा ऐप स्कैनिंग। अब आप कहोगे प्ले स्टोर से ही तो ऐप इंस्टॉल कर रहे हैं तब भी अनसेफ है। हाँ, क्योंकि प्ले स्टोर से ही लोन ऐप्स इंस्टॉल होती थी और लाखों लोग लुटे हैं जी। क्विक सपोर्ट, एनीडेस्क, टीम व्यूअर, ये सारी प्ले स्टोर से इंस्टॉल होती हैं जो स्क्रीन शेयरिंग ऐप है और लोग लुटते हैं। तो मोबी आर्मर क्या करता है, बिहेवियर एनालिसिस करता है कि इस ऐप के अंदर ऐसा क्या बिहेवियर है जिससे आप फ्रॉड का शिकार हो सकते हैं। तो भले वो ऐप सिक्योर हो बट उसमें अंदर कोई फीचर है जो आप गड़बड़ कर सकता है। तो जैसे टीम व्यूअर, क्विक सपोर्ट, एनीडेस्क, इस तरह की कोई ऐप है तो इंस्टॉल करने समय आपको वार्निंग देगा कि ये रिस्की है क्योंकि ये स्क्रीन शेयर करेगा, और आपको नहीं करने देगा, मतलब वो वार्निंग तो देगी। सेकंड, कोई गेम है जिसमें चैट फैसिलिटी है, उसकी रेटिंग लो कर देगा कि भाई अनसेफ है क्योंकि बच्चा आपका इंस्टॉल करेगा और चैट कर सकता है और कल के दिन कुछ भी इंस्टॉल कर सकता है। तीसरा, आप के फ़ोन के अंदर कोई ऐसी ऐप आती है जो ये फ़ोन आपके पिक्चर्स ले रही है या आपके कॉन्टैक्ट लिस्ट ले रही है। ये दोनों बड़ी रिस्की चीज़ें होती हैं कि आपकी पिक्चर्स ले लेते हैं लोग और उसके बाद कॉन्टैक्ट लिस्ट ले लिया, आपकी पिक्चर मॉर्फ करके नेकेड पिक्चर्स बनाएंगे और उसके बाद आपके कॉन्टैक्ट्स को भेज के आपको एक्सटॉर्शन करते हैं। तो इस तरह के सिनेरियोज वो ऐप में हो सकते हैं क्या, उसके हिसाब से वो रेटिंग कर देता है। तो सेफ्टी के लिए ये ऐप डाउनलोड करें। ऐप डाउनलोड करके आप 6 फीचर है, 6 फीचर यूज़ करें जी। इट कैन हेल्प यू टू अ लार्ज एक्सटेंट जी। मैं नहीं कहता कि इसके बाद आप 100% सेफ हैं, लेकिन यदि आप 98% भी हैं तो भी बेहतर है जी। बहुत लोग पॉर्न कंज्यूम करते हैं, क्या पॉर्न वेबसाइट से भी हैकिंग होती है? हाँ, बहुत होती है। आप टेलीग्राम जो चैनल है, टेलीग्राम पे जब हम यूज़ करते हैं, आप टेलीग्राम क्यों यूज़ करते हैं? चैट के लिए नहीं, टेलीग्राम पे लोग हार्डली चैट करते हैं। टेलीग्राम बन गया है लीक कंटेंट का अड्डा। आप कोई भी फिल्म उसमें ढूंढिए आपको मिल जाएगी। अच्छा, आप कोई भी बुक ढूंढिए जो पढ़ना चाहते हैं आपको मिल जाएगी। आपको OTT के पासवर्ड्स मिल जाएंगे, आपको हैकिंग किट्स मिल जाएंगे, आपको पायरेटेड गेम्स मिल जाएंगे, पायरेटेड कंटेंट्स मिलते ही है। ये सारी चीज़ें अनलिमिटेड स्टोरेज के फॉर्म में वहाँ पड़ी हुई हैं, आप सर्च कीजिए आपको मिल जाता। आपको क्रिप्टो करेंसी खरीदनी है, आपको बिटकॉइन खरीदना है, कैश में खरीदना है, सारे प्रोविजंस, ग्रुप्स। सो इट हैज़ बिकम अड्डा ऑफ इलीगल थिंग्स एक्चुअली, विच इज़ अ रिस्क। इसलिए कोई भी ऐप जब आप इंस्टॉल करें, जैसे कि लोग डिस्कॉर्ड बहुत यूज़ करते हैं। अब डिस्कॉर्ड क्या करता है, आपको एनोनिमिटी दे देता है। आपका ना ईमेल आईडी उससे लिंक होगा, ना मोबाइल नंबर लिंक होगा। आप किसी को जब तक बता नहीं देते कि जो हैशटैग है, जब तक आप किसी को बता नहीं देते कि ये हैशटैग मैं हूँ, कि 5372, उसको पता नहीं पड़ेगा कि। तो क्रिमिनल बहुत यूज़ करते हैं, पॉलिटिशियंस भी यूज़ करते हैं, और सबसे ज़्यादा बच्चे यूज़ करते हैं, क्योंकि जैसे ही कोई प्लेटफॉर्म एनोनिमस हो जाए उसमें इलीगल चीज़ें होने लगती हैं जी। अब उनको पायरेटेड गेम मिल जाते हैं और कंटेंट दुनिया भर का मिलता है।
टेलीग्राम भी अब एनोनिमिटी दे देता है, आपको पता, टेलीग्राम में भी आप एक ऑप्शन है कि आप बिना मोबाइल नंबर के खेल कर ले सकते हो। पर सवाल है कि जब भी आप किसी ऐसी ऐप पर जाएंगे जहां एनोनिमिटी है, तो आप एक द्वार खोल रहे हो, एक दरवाजा खोल रहे हो क्रिमिनल के लिए कि वो आपको आए, धमकाए, गाली दे और आप उसको पकड़ भी ना सकें। जी। क्यों कर रहे हो आप ऐसा? यदि आप उस पर नहीं होते तो वो नहीं कर पाता, फिर उसको आना पड़ता नॉर्मल एप्लीकेशंस पे जहां हम उसको पकड़ लेंगे। तो जैसे आप इस तरह की ऐप्स इंस्टॉल करते हो, यू स्टार्ट ओपनिंग दैट अपॉर्चुनिटी फॉर द क्रिमिनल। या ये मैं कहना चाह रहा हूँ। जी, पर पॉर्न वेबसाइट से भी होता है स्पेसिफिकली? हाँ हाँ, पोर्न वेबसाइट से भी होता है। यही तो मैं कह रहा हूँ, आप जैसी पोर्न वेबसाइट पे जाओगे तो सबसे ज़्यादा जो वायरसेस हैं पोर्न कंटेंट के थ्रू ही स्प्रेड होते हैं सबसे ज़्यादा। आपको इंस्टॉल करा देंगे, कुछ डाउनलोड करा देंगे, कुछ आप वीडियो के चक्कर में कुछ भी डाउनलोड कर लोगे। ये बहुत कॉमन है, जी। बहुत ज़्यादा। इनफैक्ट जितने ये पायरेटेड कंटेंट भी हैं उसके थ्रू भी वायरसेस ही स्प्रेड होता है। सो लोग फ्री के चक्कर में कुछ भी डाउनलोड इंस्टॉल किए चले जाते हैं। वो कहेगा साहब इस प्लेयर को डाउनलोड करो तभी ये वीडियो प्ले होगा। हाँ तो कर लेंगे, वो प्लेयर भी डाउनलोड कर लेंगे। तुम एक करके उस हद तक पहुंच जाते हो कि आप पूरा फ़ोन का एक्सेस दे देते हो जी, और आपको पता भी नहीं पड़ता। ये जो एंटीवायरस ऐप्स है, एंटीवायरस सॉफ्टवेयर है, चलते हैं? आर दे लाइक फुल प्रूफ? फुल प्रूफ का क्या मतलब? कि नहीं होगा मेरे साथ कुछ? फुल प्रूफ कुछ नहीं है इस दुनिया में जी। एंटीवायरस खुद भी 3% से ज़्यादा का डेटाबेस नहीं होता उनके पास। जितने मेलवेयर हैं मैक्सिमम 3% तक सिग्नेचर है उनके पास, उससे ज़्यादा डिटेक्ट कर ही नहीं सकते। हाँ तो 3% के लिए फुल प्रूफ है। तो उसके बाद क्या? हाँ, फिर खुद की लड़ाई खुद लड़नी पड़ेगी। तो इसलिए मैं बहुत ज़्यादा एंटीवायरसेस प्रमोट नहीं करता। मुझे लगता है कि उसके बावजूद भी लोग तो हैक हुए होते ही हैं। प्रॉब्लम डिवाइस से ज़्यादा बिहेवियर की है। जी। तो मेरी जो रिकमेंडेशंस होती हैं वो हमेशा ऐसी आपकी होती हैं जो आपके बिहेवियर पे हेल्प कर पाए। सो दैट्स व्हाई आई रिकमेंडेड मूवी आर्मर, क्योंकि जो आप डे टू डे ऑपरेशन कर रहे हो उधर वार्न करते हैं कि भाई ये लिंक तो ठीक है ना। जी। ये अब मुझे पता नहीं होता आज की डेट में आपको ये लिंक आ गया, तो आप कैसे चेक करोगे कि वहाँ हेल्प करो ना मेरी। करेक्ट। नहीं तो मैं तो करने वाला हूँ ई कॉमर्स ट्रांजेक्शन, आईफोन 30% डिस्काउंट है, मैं तो लूँगा, पर मुझे कोई तो बता दे कि भैया ये डिस्काउंट मत ले, ये फ्रॉड है। जी, कुछ समय पहले आई थिंक टेलीग्राम के को-फाउंडर को अरेस्ट भी किया गया था यही चार्जेस पे कि आई थिंक उनका ऐप सेफ नहीं है। कुछ चेंजेस हुए फिर टेलीग्राम पे? इज इट सेफ नाउ? सो टेलीग्राम सब सपोर्ट सिस्टम थोड़ा सा अच्छा हो गया है। ओके। पहले क्या होता था, टेलीग्राम को हम रिक्वेस्ट करते थे तो रिस्पॉन्सेस स्लो आते थे, नहीं आते थे। अभी इट हैज़ इम्प्रूव्ड। ओके। हाँ, तो अभी जो भी क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशंस होते हैं वहाँ पर टेलीग्राम इज़ वेरी सपोर्टिव। जी। आज की सदी में हम सब स्मार्ट हो रहे हैं, स्मार्टफोन, स्मार्ट ऐप्स, स्मार्ट कार्स, स्मार्ट होम्स। अब स्मार्ट होम करने के चक्कर में हमने बहुत सारी चीज़ें वाईफाई को एक्सेस दे के रखी हुई है, एलेक्सा को एक्सेस दे के रखा हुआ है कि एलेक्सा पर्दा खोल दो, एलेक्सा टीवी चालू कर दो, एलेक्सा नहाने के लिए पानी चला दो, कुछ भी। इज़ एलेक्सा एंड सिरी सेफ? आर एलेक्सा एंड सिरी सेफ? आपको पता है एक केस हुआ था जिसमें एलेक्सा से बच्चे ने पूछा और एलेक्सा ने उसको इस हद तक मतलब जो रिस्पॉन्सेज दिए कि कुछ चैलेंज वगैरह ट्राई कर रहे थे कि उसने वो स्पार्क प्लग के अंदर उंगली डाल दी बच्चे ने, बिकॉज एलेक्सा आस्क्ड दैट टू, और बच्चा जंप करने वाला था। तो इस तरह की चीज़ें हुई। कई सारे मर्डर केसेस एलेक्सा से सॉल्व हुए। तो आप एलेक्सा जब आप ऐप इंस्टॉल करते हैं तो जो ऐप होती है आपके फ़ोन में उसकी सेटिंग्स में जाएं और उसमें आपको आपकी सारी रिकॉर्डिंग्स मिल जाएंगी जो एलेक्सा सुनता है। वो आप प्ले करके देखें और फिर आप समझ जाएंगे कि यदि ये रिकॉर्डिंग भी लीक हो गई तो बहुत कुछ आपके बारे में जाना जा सकता है। तो कोई भी ऐसी इंफॉर्मेशन जो आपकी पर्सनलाइज्ड है एंड इफ इट इज समवेयर इन द क्लाउड और समवेयर इन डेटाबेस, चांसेस को वो कभी लीक होगी तो रहेंगे ही। जी। यदि वो चांसेस आप लेना चाहते हो तो फिर रिस्क है। आपकी आवाज़, आपकी पर्सनल टेस्ट, इंटरेस्ट, कई बार जैसे आपने कहा कि इस हद तक ही घर ही कंट्रोल कर रहा है, कब आप घर में आए, घुसे, बाहर गए, कौन सा गाना सुनते हैं, सब चीज़ें उसको परचेज भी करते हैं आप, बहुत चीज़ें। तो वो पैटर्न सारा का सारा रिकॉर्ड हो रहा है आपकी रियल वॉइस में, आप सुन सकते हो आप प्ले करके। तो एक केस हुआ फ्लोरिडा में, एक मर्डर हो गया। तो वहाँ पर लेडी की बॉडी मिली और पुलिस को कोई एविडेंस नहीं मिल रहा था, कोई सीसीटीवी नहीं, कुछ नहीं, पर वहाँ एलेक्सा डिवाइस था। तो उनको लगा कि इसने सुना होगा कुछ, तो ये सिर्फ मांग लेते हैं। तो एलेक्सा को लिखा कि भाई कुछ बता दो,
तो अलेक्सा ने कहा नहीं, हम तो कुछ रिकॉर्ड नहीं करते, हम तो सिर्फ कमांड एग्जीक्यूट करते हैं और वही है, और ऐसा वैसा कहानी उन्होंने सुना दी। तो FBI ने उनके पूरे पेटेंट डॉक्यूमेंट स्टडी किया, और पेटेंट्स जब एनालिज किया तो उसमें दिख गया कि ये हर 10 सेकंड की आवाज़ बफर करते हैं और उसको स्टोर करके रखते हैं टू प्रोफाइल दैट पर्सन। वो पेटेंट डॉक्यूमेंट उन्होंने कैलिफोर्निया कोर्ट को पेश कर दिया। उन्होंने कहा देखिए ये तो इसमें लिखा हुआ है और अभी नहीं दे रहे हैं। फिर कोर्ट ने ऑर्डर किया है अमेजॉन को कि आपको देना पड़ेगा, तो उसने दिया। और वो आवाज़ें सुनकर ही वो केस सॉल्व हुआ कि वहाँ पे कौन कौन था। अब आप घर में आपके अलेक्सा है, आप जाना उससे कहना एलेक्सा हु एम आई, तो आपको तुरंत बता देगा कि आप अविनाश हैं। मतलब उसने आपके सिर्फ 3 शब्द सुने, हु एम आई, आप पहचान लिया। दुनिया में ऐसा कौन सा डेटाबेस है जो आपके 3 शब्द सुन के आपको पहचान लिया? अभी हमारी जो फोरेंसिक लैब्स हैं उसमें आधा घंटे 1 घंटे की रिकॉर्डिंग पड़ी है नेताओं की, और 6 महीने से एनालिसिस हो रहा है, वो आज तक नहीं बता पाए कि वही आदमी है कि क्लोन है जी। एलेक्सा तो 3 शब्द सुन के पहचान लेता है। तो ये पावर है डेटा की और AI की। आप एक साइड देखते हो कि एनीथिंग एंड एवरीथिंग पॉसिबल, और एक साइड आप देखते हो कि इवन डिटेक्टिंग ए नंबर प्लेट इज डिफिकल्ट। तो एक केस अभी जो AI यूज हो रहा है इन्वेस्टिगेशंस में, पहले क्या होता था, ऐसे CCTV का फुटेज मिल गया और उसमें गाड़ी का नंबर नहीं दिख रहा, तो आप इमेज एनहांसर टूल यूज करते थे, पिक्सलेट करके उसको रेजोल्यूशन बढ़ा के, और देखते थे पॉसिबिलिटीज, कुछ लेटर मिल जाए, कुछ करेक्टर मिल जाए, और वो काम बहुत आते नहीं थे। अभी हो गया AI, आप उस इमेज को AI को दे दो, AI उसको एनालिसिस करके आपको प्रोस्पेक्टिव नंबर दे देता है। 100% करेक्ट नहीं होगा, लेकिन वो आपको मना कभी नहीं करेगा कि ये काम नहीं हो सकता। वो कहेगा ये 25 नंबर है जो पॉसिबल है, ये 50 है, ये 500 है। हमें पॉसिबिलिटी तो चाहिए होती है, फिर तो हम उसमें से एक जीरो डाउन कर ही लेंगे उस समय इसमें से कौन सी गाड़ी उस एरिया में थी, इतना तो हम बाद में पता ही कर लेंगे, विच इज सो ईजी। बट उस नंबर तक पहुंचाने के लिए पॉसिबिलिटीज जो हैं, सो दैट्स व्हाई आई सी कि AI विल चेंज द वे वी आर इन्वेस्टिगेटिंग एनीथिंग नाउ। आर्मांडो अगुलर करके हैं US के जो मियामी पुलिस चीफ, उनका कोट है कि पिछले साल से पहले तक, जब तक वो AI यूज नहीं करते थे, 30% मर्डर के केसेस सॉल्व कर पाते थे और 45% वायलेंट क्राइम्स। जब से वो AI यूज कर रहे हैं 70% मर्डर के केसेस सॉल्व हो रहे हैं और 60% वायलेंट क्राइम। ये चेंज आ गया सिर्फ 1 साल। आगे तो आप चेंज देखेंगे कि थिंग्स विल डेफिनेटली इंप्रूव। सो मैं दोनों साइड की बता रहा हूँ, थ्रेट भी है और देन इन्वेस्टिगेशन भी। AI के थ्रू कभी स्टॉक मार्केट के नंबर्स मैनिपुलेट हुए हैं? होते हैं आजकल, अक्सर मुझे बंदे मिल जाते हैं कि साहब मैंने वो एल्गोरिथम क्रैक कर लिया शेयर मार्केट की। और जितने ये जो फ्रॉड हुए ना अभी इन्वेस्टमेंट स्कीम्स के नाम पर, वहाँ खेल AI से ही रचा गया। लोगों को कहा गया कि साहब ये ऐप है, AI बेस्ड है, ये प्रेडिक्ट कर लेता है कि शेयर मार्केट कैसे जाएगा और आप आसानी से पैसे बना सकते हो, और लोग विश्वास करके लगा भी देते हैं। पहले पैसे डालते जाते हैं, पैसा बढ़ता भी, कई बार पैसे निकाल भी पाते हो आप, क्योंकि वो ट्रैप है। जैसे अक्सर लोगों को ये कहा जाएगा कि साहब अच्छा रिटर्न दे देंगे, आपको 2% पर मंथ का रिटर्न मिल जाएगा, या आपको 4% पर मंथ का रिटर्न मिल जाएगा। अब 4% पर मंथ का मतलब समझ रहे हो आप, लेकिन आपको मिलेगा तभी जब आप 1 करोड़ लगाओगे। छोटे अमाउंट में हम खेलते नहीं सर, ये गेम बड़ा अमाउंट का है सर, ये AI तो सकते, मतलब वो कुछ मिला के कन्विंस करते हैं जी। तो लगा देता आदमी। तो आपने 1 करोड़ लगाए, उसको 4% देना है, तो 1 महीने में 4 लाख दे देता है वो, फिर दूसरे महीने भी 4 लाख दे देता है। आपको लगता है यार ये तो चल रहा है, तो आप 5 करोड़ लगा देते हो और बढ़ाते हो। जहां आप और लगाना बंद कर दो वहीं गेम रुक जाएगा। वो जो 4 लाख दे रहा है, वो 2 लाख दे रहा है, वो आप ही की तो दे रहा है, आप 1 करोड़ दे चुके हो। वो कभी आपको जितना आपने दे चुका हो उससे 10% ज़्यादा लौटाएगा ही नहीं, उसका अपना चेक पॉइंट है जी। वो ट्रैप देता रहेगा आपको और आपको मोटिवेट करता रहेगा, अरे सर आप तो अभी सर सही चल रहा है मार्केट, अभी तो हम ये कर देंगे अभी तो। और आप तो एक कॉल आया मुझे गुजरात से, उसने बताया साहब फ्रॉड हो गया मेरे संग। कितने का हो गया? बोला 84 करोड़। बाप रे। मैंने कहा 84 करोड़ ऐसे कैसे हो सकता है? नहीं सर 84 करोड़ मेरा चला गया सर। और मुझे ऐसे घबराया जा रहा। तो मैंने कहा 84 करोड़ कैसे लगा सकता है कोई आदमी एक ऐप में? कहते नहीं सर लगाया तो मैंने 17 करोड़ था, हो गया था 84 करोड़। तो यार तुम्हें ऐप में दिख रहा है वो 84 करोड़,
तुम्हारा नुकसान तो 17 करोड़ हुआ है, पर आदमी जब ऐप में लाके बढ़ रहा होता है ना तो उससे इतना कनेक्ट हो जाता है कि उसको लगता है मेरा अब 84 करोड़ नुकसान हुआ, तो मुझे तो इतना दिलवाओ। करेक्ट। वो तो बढ़ा था। हाँ। उसको यही विश्वास दिलाना मुश्किल हो जाता है कि भाई ये डे वन से ही फेक था, ये कुछ नहीं बढ़ा था। हाँ। तो है, इल्यूजन में आ जाते हैं लोग। जी। तो एक इस तरह केस आया मेरे पास जिसमें बंदे ने कहा साहब मुझे लिंक्डइन पे किसी ने कनेक्ट किया, और लिंक्डइन पे कहता है कि AI बेस्ड मैंने क्रैक कर लिया है और का प्रोफाइल देख के अच्छा लगा एंड आई वुड लाइक टू एंगेज यू इन दिस। तो उसने कहा ऐसे कैसे कुछ होता है? बोले नहीं देखो मैं बता देता हूँ। उसने शेयर बताया कि देख ये शेयर है, ये कल बढ़ जाएगा, देख लो। तो उसने इग्नोर कर दिया। अगले दिन वो शेयर बढ़ गया। उसका फिर चैट वैट शुरू हुई। उसने कहा देखो मैं तुमसे कहा था, तुम समझ नहीं रहो। तो बोलता है ऐसी फ्लूक हो गया होगा, ऐसे तो कुछ भी हो जाता। उसने कहा ठीक है ये वाला शेयर देख लो, ये कल गिर जाएगा, अभी देख लो आप। अगले दिन चेक किया तो गिर गया, थोड़ा सा ही, लेकिन वो गिरा। इसको लगा यार कुछ तो है बात। तीसरे दिन फिर बोला बोलो नहीं समझ में आया, यार लिखो आप, ये बढ़ेगा कल, गारंटेड। अभी भी मौका आया। इसको लगा ऐसी फ्लूक बोल रहा है क्या, फिर इग्नोर किया तो वो फिर बढ़ गया। अब ये बड़ा उसमें यार ये तो बंदा तो वाकई यार ऐसे कैसे 3 बार आदमी फ्लूक तो हो नहीं सकता। तो सीरियस डिस्कशन शुरू हो गया। उसने कहा देखो ऐसा है कि अमाउंट इतना लगाना पड़े। ऐसे कहा क्या मुझे बता यार, आई एम इंटरेस्टेड। बोले तो इंटरेस्टेड हो तो फिर मेरे थ्रू ही होगा, मैं ऐसे नहीं बता कि आपको कनेक्ट करवाऊंगा क्योंकि एल्गोरिथम मेरी है। तो आप ऐसा कीजिए, पैसा मुझे इस अकाउंट में ट्रांसफ़र कर दीजिए और बढ़ता रहेगा, मैं आपको रिटर्न देता रहूँगा। इन्होंने कर दिया और फंस गए। पैसे तो आने नहीं थे। फिर पुलिस में केस आया। तो पहली हमारी इन्वेस्टिगेशन अप्रोच ये थी कि यार इसको कैसे बताता था वो कि बढ़ जाएगा, क्योंकि जो शेयर बोल रहा था वो शेयर ऐसे नहीं थे जो जिसके अंदर इंट्रा ट्रेडिंग हो जाए या अंदर कुछ हम बातचीत कर लें। वो शेयर ऐसे थे जो प्रोमिनेंट शेयर थे। मतलब, और वो भी एक तरह का साइबर क्रिमिनल कैसे प्रेडिक्ट कर पा रहा है, मतलब उसकी तो रीच ही नहीं होगी। बिल्कुल। तो फिर और सोचा मैंने, गूगल किया तो पता पड़ा कि यार ये खेल तो बहुत ही सिंपल है। अभी देखिए खेला कैसे जाता है। इसको बोलते हैं प्रोबेबिलिटी गेम। मैं खेल खेलूंगा 50 लोगों से, 50 लोग टारगेट किए मैंने किसी भी सोशल मीडिया या लिंक्डइन पे। 25 को बोलूंगा कि ये वाले शेयर के दाम बढ़ जाएंगे और 25 को बोलूंगा शेयर के दाम गिर जाएंगे। ठीक है, क्या होगा, या तो बढ़ेगा या गिरेगा जी। तो 25 के लिए मैं सही हो गया। अब मैं उस 25 में से 12 तोड़ूंगा। 12 को बोलूंगा इस वाले शेयर के दाम बढ़ जाएंगे और इस वाले के गिरेंगे। तो मैं 12 के लिए तो 2 बार सही हो गया। अब मैं 12 को तोड़ूंगा 6 में। अब मैं 6 को बोलूंगा कि इस शेयर के दाम बढ़ जाएंगे कोई भी और इस के गिरेंगे। तो मैं 6 लोगों के लिए 3 बार बैक टू बैक सही रहा जी। हो सकता है मैं 6 के बाद 3 में तोड़ दूं, जब तक वो बंदा कन्विंस ना हो जाए कि यार ये तो एल्गोरिथम सही चल रही है। हाँ। अल्टीमेटली मेरे पास 3 या 6 लोग ऐसे होंगे जो बिल्कुल मुझे सरेंडर कर देंगे कि यार तू तो भगवान है। हाँ। और वो करेंगे, उसमें से एक भी फंस गया तो मेरा काम हो गया। तो ये गेम ऐसे खेला जाता है। बाप रे, इतना दिमाग लोग अच्छे काम में लगाएं तो कितना पैसा कमा पाएंगे? क्या तरीका? कहाँ कमा पाते हैं, अच्छे काम कर रहे हैं हम, पॉडकास्ट कर रहे हैं। ठीक है, इन्फॉर्मेशन जा रहा है। मैं तो देखता हूँ ना जो क्रिमिनल कमा रहा होता है, जो अच्छे काम वाले कमा रहे होते हैं, अंतर। वरना आदमी क्यों कोई दिल से क्या कहते हो पाप ही नहीं होता, बचपन से पाप ही नहीं होता, कोई समाज उसे बनाता है। नहीं ठीक है सर, सो तो पाते हैं रात को, चलो ये तो सुकून से सो पाते हैं। ये तो बाबा क्या मतलब कितना दिमाग लगाया उस आदमी ने ये करने को, इट्स अनबिलीवेबल। और कितनी मेहनत है इसमें, इससे अच्छा कुछ अच्छा काम कर ले। सो आई इंटरेक्ट विद ऑल काइंड ऑफ पीपल। सो एक अंडरस्टैंडिंग बनती चली गई। मैंने कहा यार जो बंदा बहुत ज्यादा कमा रहा है ना, ऐसा वाला कमा रहा है जो उड़ा रहा है, वो फिर अच्छा काम तो नहीं कर रहा है। ये तो सही। वो जो इतना फ्री होके विल क्यों ऐसे करके उड़ा रहा है, जो वो मेहनत की कमाई नहीं हो सकती, वो ऐसे आती है, कहीं से तो आ रहा है वो जी। ऐसा और एक केस था जो आप मुझे बता रहे थे मसाज के बारे में, मसाज पार्लर के बारे में, कौन सा केस था ये? कोविड के बाद था और एक लेडी थी जो थाने पहुंची कि साहब मुझे ना ऐसे कॉल आते हैं, तो बड़े ल्यूट कमेंट करते हैं और मसाज पार्लर के नाम से कि भाई आ जाओ, ऐसा करते हैं, मिल लेते हैं। तो उसने कहा यार मैं बड़ी परेशान हूँ और अलग अलग नंबर से आता है। तो पहले हमें लगा कि उसका नंबर किसी ऐसी साइट पर ग्रुप में डाल दिया होगा किसी ने, इसलिए लोग कर रहे हैं।
तो मैंने उससे कहा नंबर बदल लो अपना। तो उसने कहा साहब 2 बार बदल चुकी हूँ मैं, फिर आने लगता है। तो मतलब कोई पीछे पड़ा है इसके। तो मैंने फिर ओसेंट किया टीम से, मैंने कहा ढूंढो इसको, कहाँ इसका नंबर पड़ा हुआ है, फेसबुक, व्हाट्सएप, जहाँ पे भी हो। तो हमें बहुत सारे ऐसे पेजेस मिल गए, जगह मिल गई, पोर्नोग्राफिक साइट पे भी पड़ा था। पर कमाल की बात है कि सबसे पहले जो था वो एक किसी फेसबुक पेज पर था। वो तो डेट टाइम के हिसाब से हम ट्रेस कर लेते हैं। और उस फेसबुक पेज पर इसकी कुछ पर्सनल पिक्चर और भी थी जो ऑब्सीन नहीं थी, पर नॉर्मल पिक्चर थी। तो मैंने इससे कहा कि तुमने पिक्चर फेसबुक पर क्यों डाली थी? बोलते हैं नहीं साहब, मेरा तो फेसबुक प्रोफाइल है ही नहीं, मैं तो फेसबुक यूज ही नहीं करती। तो मैंने कहा फिर ये पिक्चर फेसबुक तक कैसे पहुंची? चलो दूसरी तो कुछ मोर पिक्चर्स की बना के रख के डाली हुई थी, पर ये कुछ नॉर्मल वाली कैसे नहीं? और ये तो मैंने अपने किसी व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर की थी, फैमिली व्हाट्सएप ग्रुप। तो मैंने कहा अच्छा, तो फैमिली व्हाट्सएप ग्रुप के सारे नंबर दो। तो उसने सारे नंबर दिए, उनकी प्रोफाइलिंग की हमने, पर कोई जीरो डाउन नहीं हो पा रहा था। फिर हमने क्या देखा कि जो ये फेसबुक पेज है इसका फॉरगेट पासवर्ड किया और देखा कि इसका ओटीपी कहाँ जाता है। तो लास्ट की 2 डिजिट मिल गई। वो 2 डिजिट पूरे फैमिली व्हाट्सएप ग्रुप में मैच की कि किसी से तो मिल जाए जी, पर किसी से नहीं मिली। अब ये था कि हम फेसबुक को रिक्वेस्ट करें और नंबर निकलवाएं। इस बीच इसने मुझे कॉल किया कि अमित जी, ये जो मुझे मैसेज आते थे इस वजह से मेरे और हस्बैंड के बीच में बड़ी लड़ाइयाँ होती थी, तो अभी वो कहीं घर छोड़ के चले गए, तो आप प्लीज़ उनको ट्रेस कर दीजिए। तो मैंने कहा नंबर भेजो अपने हस्बैंड का। जैसे ही उसने नंबर भेजा तो वो लास्ट की 2 डिजिट मैच कर गई। मैंने कहा हस्बैंड खुद कर रहा था ये? हस्बैंड ने उसका फेसबुक पेज बनाया। अब वो कर क्यों रहा था? वो उसका अफेयर चल रहा था और उसको इससे डिवोर्स चाहिए था, और उसको वो किसी तरह साबित करना चाह रहा था कि ये इसका करेक्टर ठीक नहीं है। वो झगड़े करता रहता था। तो उसने पूरे प्लानिंग के संग ये सब बार बार किया कि तब तक वो गिव अप ना हो जाए। ये आया, इस पर न्यूज़ व्यूज़ भी बनी। लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि जब रियलिटी आप चेक करते हो ना, तो वो इमेजिनेशन से ज़्यादा खतरनाक होती है जी। आप कुछ चीज़ें शुरू में सोच भी नहीं पाते, यार ये हो सकता है, और फिर आपको इंसानियत पे भी। बिल्कुल, मैं अभी सोच ही रहा था, माय माइंड इज ब्लोन, ये क्या हो रहा है और क्यों हो रहा है। साइबर इंश्योरेंस क्या होता है सर? जैसे बाकी इंश्योरेंस होते हैं ऐसे साइबर इंश्योरेंस होता है। नॉर्मली क्या होता है, इंडस्ट्रियल जो डेटा प्रोटेक्शन मैकेनिज्म्स होते हैं, कंप्लायंसेस, उसमें एक क्लॉज होता है कि आप अपना साइबर इंश्योरेंस भी कराएं, क्योंकि कल के दिन यदि कुछ लॉसेस हो जाते हैं, किसी का डेटा जाता है या पेनल्टी लगाई जाती है, तो कहीं से तो मैनेज हो जाए। कई बार ऐसा भी होता है कि जो लॉस है वो कंपनी की वैल्यू से ज़्यादा हो, क्योंकि उसमें दूसरों का डेटा है, तो इसलिए इंश्योरेंस बड़ा होता है जी, जो कंपनी पे ही नहीं कर सकती, तो वो मैंडेटरी हो जाता है कि आप इंश्योरेंस कराएं। इंडिविजुअल लेवल पे भी कराते हैं लोग, जैसे कि आप इंश्योर कराना चाहते हैं अपने किसी अपने बैंक अकाउंट को या अपने किसी भी फाइनेंशियल एसेट को, तो वो भी इंश्योरेंस होता है। और अभी इंडिया में इस चीज़ का प्रचलन कम है इंडिया में, क्योंकि लोग इंश्योरेंस को लेकर वैसे ही कम वो सचेत होते हैं। मतलब लाइफ इंश्योरेंस ही पहले ले लें, वही बहुत बड़ी बात है। मेडिकल इंश्योरेंस ले लें, वो भी कम है। मतलब जो रीच है बड़ी लिमिटेड है इंडिया में, आई थिंक 4 to 5% से ऊपर नहीं होगी। तो इसको लेकर तो और भी कम है जी, क्योंकि लगता है कि हर उस व्यक्ति को जिसके संग अभी तक फ्रॉड नहीं होगा उसको लगता है मेरे संग तो नहीं होगा। और एक और चीज़ मैं आपको बताऊं कि साइबर सिक्योरिटी इज ए म्यूचुअल रिस्पॉन्सिबिलिटी। आप सब पता है, आप सब जानते हैं, आपको ओटीपी चुराने के 12 तरीके भी पता हैं, उसके बावजूद आप इनसिक्योर हैं। क्योंकि आपके घर में यदि आपके वाइफ को नहीं पता, आपके बच्चों को नहीं पता, पेरेंट्स को नहीं पता, दोस्त को नहीं पता, ड्राइवर को नहीं पता, कुक को नहीं पता, तो भी आप ही इनसिक्योर हैं जी, क्योंकि वो उनके थ्रू आप ही को लूटेगा। वो कैसे, एग्जाम्पल मैं देना चाहूँगा कि एक बैंक का मैं सिक्योरिटी असेसमेंट कर रहा था यूएस में। तो उनके सीईओ ने कहा कि हम तो 75 ईयर्स ओल्ड हैं, हमारे संग कोई इंसिडेंट हुआ ही नहीं, क्या आप असेसमेंट करोगे? कुछ तो मिलेगा नहीं आपको। तो मैंने कहा सर आप 2-3 दिन दे दो मुझे, यदि कुछ नहीं मिलेगा तो मैं आपको सर्टिफिकेट दूंगा, यू आर दी बेस्ट। तो उसको मेरा कॉन्फिडेंस पसंद आया, उसका ठीक है बेटा 2 दिन कर ले जो करना है। तो मैं होटल से मैंने कोई उनका एसेट स्कैन किया ही नहीं, मैं सिर्फ गूगल सर्च करता रहा। मैंने गूगल सर्च किया कि इस बैंक का कोई सेकंड पार्टी थर्ड पार्टी वेंडर है क्या जो अभी रिसेंटली इंगेज हुआ हो।
तो एक न्यूज़ मिल गई कि दे हैव एंगेज्ड ए लॉ फर्म फॉर द लीगल सर्विसेज। अब मेरा फोकस वो लॉ फर्म हो गया। लॉ फर्म का मैंने ईमेल सर्वर स्कैन किया तो वो डीमार्क कंप्लाइंट नहीं था, तो मैंने लॉ फर्म की ईमेल से बैंक के सीएफओ को एक ईमेल कर दी कि मुझे ये सेंसिटिव डॉक्यूमेंट भेजिए रिगार्डिंग ए केस। उन्होंने शेयर कर दिया। नेक्स्ट डे मैंने उनको प्रेजेंट कर दिया, मैंने कहा सर ये है आपकी सिक्योरिटी। अब बैंक सिक्योर है, उससे फर्क नहीं पड़ता। आप के ऑफिस में आप इतने लोगों से इंटरेक्ट कर रहे हो, उनके थ्रू भी आप ही लुटोगे। आपने एसी ठीक करने वाला बुलाया, उसने बिल भेज दिया, क्लिक किया और आपका फोन हैक हो गया, आपका डिवाइस हैक हो गया, आपका लैपटॉप चला गया, बिकॉज यू ट्रस्ट दैट। जी। सो क्रिमिनल विल ऑलवेज यूज सम ऑफ योर नियर एंड डियर वंस। अब आपको, मैंने आपको बोला था कि आपके नंबर से किसी को कॉल किया जा सकता है जी। और उसकी आवाज में भी आ सकता है। अब आपको कॉल आ जाता है आप ही के किसी दोस्त के नंबर से और उसी की आवाज में, तो फिर आप क्या करोगे? रिजेक्ट कर दोगे, नहीं मानोगे उसकी रिक्वेस्ट। आपके पास ऑप्शन क्या है? आवाज भी हुई है, फोन नंबर भी हुई है, तो आपने करना क्या है? कभी ऐसा हो जाए तो तुरंत कॉल बैक करें। ओके। मैं आपको कॉल कर तो सकता हूं, कॉल रिसीव नहीं कर सकता उस नंबर। आप समझ रहे हो? इतना सा करना है जी। यदि जो कॉल रिसीव करेगा वो बंदा करेगा और फिर वेरीफाई कर लें। पर इतना सोल्यूशन, सिंपल सा सोल्यूशन है, लेकिन लोग जैसे आया कॉल तुरंत, जैसे आपने बताया अपना केस, जी, तुरंत आप दे देते हो पैसे। ऐसे ही होता है, बट वेरिफिकेशन इज मस्ट। और अब तो फोन ऑफ है तब भी सुन रहा है। आपके आईफोन में फीचर है कि यदि आपका आईफोन ऑफ भी है तब भी आप उसे ट्रैक कर सकते हो, ये फीचर है। वो कैसे करता है? तो ऑफ में भी वो ब्लूटूथ सिग्नलिंग करता रहता है, जो उन्होंने लॉजिक दिया। अब देखिए, सिर्फ वो उस चीज के लिए ये फीचर डाला है कि वो सुन भी रहे हैं। दे कैन डू फॉर एनीथिंग इफ दे आर जस्ट डूइंग ट्रैकिंग। तो वो आस पास की जो डिवाइसेस हैं, आईफोन वाली, आईफोन है या आईपैड है, उसकी सिग्नलिंग करता है, ब्लूटूथ अपने टोकन भेजता रहता है। वो डिवाइसेस उसकी लोकेशन आपको भेज देते हैं। तो इसके अंदर ना सिम चल रहा है ना इंटरनेट है और फोन बंद है, तब भी उसको ट्रैक कर सकते हो, क्योंकि वो हेलो हेलो सिग्नल सबको आसपास भेजता रहता है और उसके थ्रू वो ट्रैक करके तो ऑफ में भी कर पा रहे हो। कुछ सालों से फोन के अंदर से बैटरी रिमूवल का फीचर हटा ही दिया है। क्यों हटा दिया? ताकि वो ऑफ में भी सुन सके, ट्रैक कर सके। तो कुछ चीजें हैं जो हैं ऑब्वियसली जी, इसलिए यू कांट गेट अवे विद दैट। आई कांट सजेस्ट यू टू डू दिस एंड देन यू विल बी सेफ। यू शुड नो इट, श्योर, देन यू विल बिकम कॉन्शियस। यदि मुझे पता है कि ऐसा है, आज फोन के आसपास आप कोई बातें करते हो और वही चीज आपको ऑफर होने लगती है, फिर आप सरप्राइज हो जाते हो कि सर इसे कैसे पता था कि मैं स्पेन की टिकट चाहिए मुझे या मेरी हेल्थ के बारे में, क्योंकि आपने बात की थी। यदि आपको पता है कि ये फोन सुनता है तो फिर आप सरप्राइज नहीं होगे जी। बस इतना ही सा डिफरेंस है जी। एज ए प्रिकॉशनरी मेजर व्यूअर्स के लिए, अगर कभी फ़ोन चोरी हो जाता है और ऑब्वियसली पासवर्ड प्रोटेक्टेड है, एप्पल है तो फेस आईडी होगा, पर उसके अलावा भी क्या मेरी आईडीज़, इंफॉर्मेशन, पासवर्ड, पिक्चर्स चोरी किए जा सकते हैं? यदि आपका फ़ोन ऑन है और चोरी हो गया, ऑन ही होगा या तो क्लोन हो सकता है। उसको मुझे अनलॉक करने की ज़रूरत नहीं, इंक्लूडिंग आईफोन। क्लोनिंग डंप कर दूंगा मैं डेटा और फिर मैं डेटा निकाल सकता हूँ। आप के अंदर सेटिंग्स होती है फ़ोन, जैसे एंड्रॉयड में भी है, आईफोन में भी, जिसमें आप सिक्योर मोड में जा सकते हो। यदि कोई फ़ोन चोरी हो जाए तो आप रिमोटली उसको फॉर्मेट भी कर सकते हो, सिक्योर मोड में भी ट्रांसफ़र कर सकते हो। तो ये इनेबल करके रखें और आपको पता होना चाहिए कि ये सेटिंग्स हैं जी। जैसे एंड्रॉयड में तो अब ये सेटिंग्स भी है कि आपका फ़ोन चोरी हो जाएगा तो बंदा स्विच ऑफ भी नहीं कर पाएगा फ़ोन। स्विच ऑफ करने की कोशिश करेगा तो पासकोड मांगा जाएगा, और जब तक आप पासकोड नहीं डालोगे ऑफ नहीं होगा फ़ोन। अच्छा, तो काफ़ी लंबे समय तक उसको ट्रैक कर सकते हो ना। और ये सेटिंग्स हैं हमारे हाँ हाँ, एंड्रॉयड में है। दूसरा, आप उसको ट्रैक तो कर ही सकते हो, एंड्रॉयड डिवाइस मैनेजर के थ्रू यू कैन ट्रैक कि लोकेशन क्या है। तो ये सेटिंग्स पता होंगे तो आप प्रोएक्टिवली वो मेजर लेके चलोगे कि यदि कल के दिन चोरी हो गया तो ढूंढ सको जी। अब कई बार क्या होता है कि फ़ोन यहीं सोफे के अंदर चला गया, गाड़ी के अंदर घिस गया, अब लोग ढूंढ रहे हैं, परेशान हो रहे हैं। बड़ा सिंपल सा, आप फ़ोन का जो जीमेल है लॉगिन कीजिए किसी दूसरे फ़ोन से या लैपटॉप से, एंड्रॉयड डिवाइस मैनेजर गूगल पे सर्च कीजिए, आपको पहले ही फाइंड फ़ोन करके ऑप्शन आ जाएगा। वो जीमेल जो फ़ोन के अंदर यदि यहाँ से लॉगिन हो गया है तो आप उसकी लाइव लोकेशन देख लोगे, फिर उसमें आप रिंग कर सकते हो।
भले ही वो साइलेंट मोड में है, हम्म, तब भी वो फुल वॉल्यूम में रिंग करेगा। अच्छा। हाँ, कि वो साइलेंट मोड में होता है कैसा, वो रिंग ही नहीं आ रही है, वो हम्म, फुल वॉल्यूम में नहीं करेगा। उसको वहाँ से फॉर्मेट भी कर सकते हो, उसमें बहुत सारे ऑप्शंस आते हैं, तो ये पता होना चाहिए लोगों को। सेम यू कैन डू थ्रू iCloud ऑल्सो। ये सब गूगल पे अवेलेबल होगा हाँ हाँ। टू लुक फॉर इट। इंटरेस्टिंग। आखिरी दो सवाल। कई बार ऐसा मैंने भी देखा हुआ है कि जैसे मेरी दोस्त के साथ ऐसा हुआ कि उसकी बहन को कोई इंसान बहुत परेशान कर रहा था ऑनलाइन, उसके बारे में फेसबुक पोस्ट डाल रहा था, लिंक्डइन पे चीज़ें लिख रहा था, उसकी कुछ पिक्चरें अपलोड कर रहा था, बिकॉज दे वर इन अ रिलेशनशिप बिफोर, तो कुछ पिक्चरें को एक्सेस था उनके पास। उन्होंने फिर कोशिश की इसको साइबर क्राइम में रजिस्टर करने की, पर उनको कोई खास रिस्पॉन्स मिला नहीं वहाँ से। कई बार साइबर क्राइम भी हो जाता है, पर लोगों को पता नहीं होता कि मैं किस पुलिस स्टेशन में जाऊं और रजिस्टर कराऊं मेरी कंप्लेन। इसका क्या सोल्यूशन होगा? देखिए, पहले तो 2-3 चीज़ें कंप्लेन की आपने अच्छा बात की। फाइनेंशियल फ्रॉड के लिए तो 1930 हेल्पलाइन है, जो आपको याद रहना चाहिए हमेशा। 1930, तुरंत कॉल करें और जिस भी अकाउंट में पैसा गया उसको तुरंत फ्रीज करा दें। ओके। यदि वो अकाउंट फ्रीज हो गया और उसमें पैसा है, तो आपने फिर टेंशन नहीं लेनी, वो पैसा अपने आप आपके अकाउंट में वापस आएगा। अब आते हैं ऐसे क्राइम जो फाइनेंशियल नहीं है, तो उसके लिए www.cybercrime.gov.in पर फाइनेंशियल फ्रॉड का भी ऑप्शन है, और उसमें फाइनेंशियल फ्रॉड से ऊपर एक ऑप्शन है मेनू में, विमेन एंड चिल्ड्रन रिलेटेड क्राइम। ओके। उसमें आप ये सारे कंप्लेन कर सकते हैं। उसमें आप यदि चाहें और आपको लगता है कि आप अपनी पहचान नहीं बताना चाहते, तो वो ऑप्शन भी है उसमें, आप एनोनिमसली भी कंप्लेन कर सकते हैं। पर एक्शंस होते हैं इस पे? सबसे ज़्यादा एक्शन होता है। Okay. जो विमेन एंड चिल्ड्रन रिलेटेड क्राइम है, उसकी क्लोजिंग की प्रायोरिटी सबसे ज़्यादा होती है। आपको बताऊं कि यूपी के अंदर एक वुमेन हेल्पलाइन है 1090 1090। कोई भी महिला, कोई भी लड़की, कोई भी इशू है तो उसको कॉल करके इस तरह के कि भाई मुझे कोई स्टॉक कर रहा है, हैरेस कर रहा है, मेरे पिक्चर्स लीक करने की धमकी दे रहा है या लीक कर दिए, उस पर कॉल कर दीजिए, दे टेक एक्शन। उसका जो रेजोल्यूशन रेट है वो 99%। अच्छा। एक बार मैंने ऑडिट किया, मैं गया तो ट्रेनिंग देने गया था, तो मैंने देखा उस समय एडीजी मैम थी, अंजू गुप्ता जी, तो उन्होंने मुझे पूरा रिपोर्ट दिखाई, कितनी कंप्लेन कब आई, कैसे हुआ। एंड आई वाज सो हैप्पी टू सी। बोले कि अधिकतर केसेस में तो पुलिस की कॉल जाती है और बंदा वही टाइट हो जाता है कि सॉरी अब आगे से ट्रेस करके तो पकड़ना है जी। सो उसका इस्तेमाल करें। मतलब लोगों को लगता है कि अरे कर देंगे, वो कर देंगे, सही जगह दी आप कंप्लेन आपकी हो गई तो डेफिनेटली रेजोल्यूशन होता है। ओके। कुछ इमर्जिंग ट्रेंड्स है इस वक्त जिस पे ध्यान रखना चाहिए अपने आप को बचाने के लिए फ्रॉम अ साइबर क्राइम, जो बहुत ऑफन हो रहा है और ये इस पे ध्यान रखें? देखिए, सबसे पहले तो ओटीपी चुराने के 2 तरीके हैं, मैं तो 3 तो बता ही दूं। एक तो कॉल फॉरवर्डिंग है, एक है कॉल मर्जिंग टेक्निक। उसमें क्या होता है कि आप मेरे मित्र हैं, आपको अचानक कॉल आएगा कि अविनाश जी, अमित जी ने आपका नंबर दिया, तो आप उससे बातचीत शुरू कर देंगे। फिर कहेगा कि वी वुड लाइक टू इनवाइट यू फॉर एन इवेंट, और आप उसको होस्ट कीजिए, और हमने अमित को भी बुलाया उसमें, तो आप एक फायर साइड सेट कर लेता है। तो आप कहेगा हाँ ठीक है, तो अरे अमित आपको कॉल कर रहे हैं, आप एक काम कीजिए, कॉल मर्ज कर दीजिए, तो हम तीनों आपस में बात करते हैं। अब आप ऑलरेडी एक कॉल पर हो, उसके साथ एक और कॉल आ रहा है, आपको ये अमित का नंबर नहीं है, अरे उनका वीआईपी नंबर है, आप मर्ज कीजिए ना, अभी भी बात करते हैं, क्लोज करते हैं ना सर। थोड़ा सा अर्जेंसी, प्रेशर, और आपने कॉल मर्ज कर दिया। जैसे ही आप कॉल मर्ज करेंगे, आपके अकाउंट से पैसे निकल जाएंगे, या आपका व्हाट्सएप हैक हो जाएगा, या आपका फेसबुक, या आपका जीमेल कुछ उड़ जाएगा। क्यों? आपने ओटीपी दिया नहीं, लिंक क्लिक किया, क्यूआर कोड स्कैन किया, नहीं, ऐप इंस्टॉल की, नहीं। तो फिर पैसे क्यों निकले? अभी तक तो यही 4 थे जी। क्योंकि आजकल ओटीपीज कॉल पे भी आते हैं। वो जो दूसरा कॉल आपको आया वो आपके ओटीपी का कॉल था। जैसे ही आपने कॉल मर्ज की, क्रिमिनल ने ओटीपी सुन लिया, ही वाज रेडी टू अप्लाई, ही अप्लाइड एंड बूम। मेरा तो इस पूरे मैटर से लेना देना था ही नहीं, वो तो मेरा सब नाम यूज कर रहा था क्रेडिबिलिटी जी। तो ऐसे भी ओटीपी निकलता है। तो जब मैंने आपसे स्टार्टिंग में कहा था ना कि डोंट शेयर ओटीपी, भाई जब तक आप बताओगे नहीं जाता कैसे है, कोई सीधे सीधे कहाँ मांग रहा है। बिल्कुल। एक केस हुआ, एक मित्र था मेरा, वो एयरपोर्ट पे बैठा था, उसको एक होटल बुक करना था दिल्ली में, लखनऊ से दिल्ली के लिए फ्लाइट ले रहा था, तो एयरपोर्ट पे था अपनी मदर के साथ, और वो चाह रहा था कि अगली फ्लाइट में थोड़ा गैप है, जो दिल्ली से आगे किया, तो वो 3-4 घंटे के लिए होटल में वहाँ रुक जाए कहीं। तो उसने लेमन ट्री होटल ऐसे ढूंढा, एक नंबर आ गया ऊपर से, कॉल लगाया कि बुक कर दीजिए। हाँ साहब, इसी होटल से बोल रहे हैं। तो बोले कर दीजिए बुक। बोले वो डेबिट कार्ड की डिटेल दीजिए, मैं बुक कर देता हूँ।
बोले यार तुम पैसे निकाल लोगे? बोले सर डेबिट कार्ड के कैसे पैसे क्रेडिट कार्ड कैसे पैसे निकाल लेंगे सर आपके, जब तक आप OTP नहीं बताओगे। बोले बात तो सही कह रहे हैं। तो उसने दे दिया, उसने भरा। फिर उसने कहा सर वो, अच्छा पहले नेगोशिएशन किया, उसने कहा यार मुझे 4 घंटे के लिए चाहिए। तो बोला हाँ सर अभी तो सीज़न नहीं है ऐसा वैसा, मैं आपको 1800 रुपये में 4 घंटे के लिए दे दूँगा। तो बहुत बढ़िया बात है। तो बोले 1800 का सर OTP आया होगा, बता दो। तो उसको OTP आया था 1800 का, उसने बता दिया, हो गया। अब बोला कि वो बुकिंग डिटेल दे दो। बोले सर वो पैसे तो ट्रांसफ़र नहीं हो रहे हैं, रिफ्लेक्ट ही नहीं कर रहे। बोले क्या बात कर रहे हो, यहाँ से तो चले गए, मुझे तो अलर्ट आ गया। बोले नहीं सर मुझे तो आए नहीं। अरे बोले गए हैं? अरे बोले मुझे तो आया नहीं। तो क्या करें? बोले जब तक सर आएंगे नहीं मैं कैसे बुकिंग डिफरेंस दे दूँ। अब इसको अनाउंसमेंट हो रही कि बोर्डिंग स्टार्ट हो गई। तो बोला यार ऐसे मत करो यार, मैं, बोले सर एक काम कीजिए आप टेंशन मत लीजिए, आप स्क्रीनशॉट भेज दो, उसमें तो होगा ना जो अलर्ट आया, मैं उसकी बेस पे कर देता हूँ। बोला हाँ ठीक है। इसने स्क्रीनशॉट भेज दिया। ये स्क्रीनशॉट भेज के क्रिमिनल ने आपके दिमाग में चीज़ डाल दी कि स्क्रीनशॉट भेजने से कोई दिक्कत नहीं है। जैसे ही भेजा उसने देखा, बोले यार सही बोल रहे हैं सर, आपको तो ट्रांजेक्शन अलर्ट आया है, मतलब आपके अकाउंट से निकले, तो फिर मेरे रिफ्लेक्ट क्यों नहीं कर रहे, कुछ तो गड़बड़ है। आप एक काम कीजिए, आप 1 रुपये और ट्रांसफर करते हैं। कई बार क्या होता है ना, वो अटक जाता है क्यों में, वो 1 रुपये करेंगे तो ये वाला भी आ जाए। मतलब बंदा टेक्निकल है, सब जानता है, पर चूंकि अर्जेंसी है बोर्डिंग, उसने 1 रुपये भी कर देते हैं यार, ऐसी क्या पता। तो उसने कहा डिटेल विटेल भरे सारे। उसने कहा वो सर 1 रुपये का OTP आया होगा बताना। तो उसने देखा तो 18,000 का OTP। कह रहा यार ये तो 18,000 का OTP। बोले नहीं सर 1 रुपये नहीं, 18,000। अरे 1 रुपये सर, 18,000 1 रुपये सर, अरे 18,000 का, अरे स्क्रीनशॉट भेजो ना सर अभी देख लेता हूँ। स्क्रीनशॉट भेज दिया, पर इस बार तो OTP था उसमें। निकल गया 18,000। बोले जैसे ही मैंने भेजा, मैंने कहा ओह शिट ये क्या कर रहा हूँ। पहली बार जब स्क्रीनशॉट लिया गया तो सिर्फ दिमाग में सीड किया गया कि स्क्रीनशॉट भेजने से कोई प्रॉब्लम नहीं है। हमारा ब्रेन ऐसा ही है, हमारे ब्रेन को थोड़ा सा आप समझ लो ना AI की तरह जी, तो हम कई जगह गलतियां करवा सकते हैं। OTP ऐसे भी जाता है। साइकोलॉजी से खेल रहे हैं हमारी कि गलतियां हो जाए। eSIM है, अब अधिकतर लोगों को eSIM का नहीं पता। eSIM के थ्रू भी मैं हैक कर लूँगा आपको, एक प्रोसेस है जिसके थ्रू मैं आपका eSIM क्रिएट कर लूँगा, और आप छोटी सी गलती करोगे और मेरे हाथ में आपका सिम आ गया। जैसी सिम आया तो आपकी कुंडली आ गई ना, फिर तो आप कर ही कर लोगे। तो सिम स्वैपिंग होती है, आपने कहीं फ़ोन चार्जिंग पे लगाया, वो तुरंत दूसरा सिम डाल देगा उसमें, आपका ले जाएगा। अब वो जो दूसरा सिम है उसमें इंटरनेट सर्विसेज हैं, तो आप आजकल 90% इंटरनेट पर ही सारी चीज़ें कर रहे हो, तो नॉर्मल कॉल नहीं करते जी। और यदि कोई आपको नॉर्मल कॉल लगा भी रहा है और आपका फ़ोन अनरीचेबल है तो आपको व्हाट्सएप कॉल लगा देता है। तो आपको 2-5 दिन तक तो पता ही नहीं पड़ेगा कि कांड हो गया है, क्योंकि ना तो आपको ट्रांजेक्शन अलर्ट आ रहे होंगे, क्योंकि सिम ही नहीं है आपके फ़ोन में। आपका पैसा भी निकल रहा होगा और वो सब कुछ कर रहा होगा, और आपको काफ़ी देर बाद समझ में आएगा यार ये क्या हो गया। ऐसे होता है, कुछ भी हो रहा है मतलब। बट आई एम ग्लैड वी स्पोक सर, क्योंकि ये ज़रूरी है आजकल, ये सबसे ज़्यादा हो रहा है। जैसे मैंने बोला मेरे आसपास ही लोगों के साथ ही हुआ है। कहीं एक दोस्त ये भी है जिसने गोवा में बंगलो बुक किया था, पर जब वहाँ पहुँचा था वहाँ बंगलो ही नहीं था। बिल्कुल। तो ये भी होता है। तो आई एम ग्लैड वी हैड दिस कॉन्वर्जेशन कि लोग को थोड़ा समझे, थोड़ा सही तरीके से काम करें, तो ये ना होना चाहिए किसी के साथ। डेफिनेटली, है ना। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच। थैंक यू अविनाश जी, थैंक यू सो मच, प्लेजर टॉकिंग टू यू। थैंक यू, सेम हियर।